तो आज का टॉपिक है ये डे 3। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे AWS का अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, और जो अबाउट AWS कंसोल लॉगिन, मतलब अकाउंट क्रिएट करने के बाद में कंसोल मिलेगा, वो कंसोल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। रीजन एंड एजी हमने कल डिस्कस किया था, फिर भी आज थोड़ा और मुझे बताना है द जनरल। उसके बाद में यूजर्स क्या होते हैं उसका बेसिक इंफॉर्मेशन हम देखेंगे, बेसिक, बट ये एक सेपरेट टॉपिक भी है। और उसके बाद में अगर टाइम मिला इसमें तो एक बेसिक तरीके से इंस्टेंस किस तरीके से लॉन्च करते हैं विंडोज का, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग के पास में आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होगा अभी, राइट? यस सर। है ना? हाँ सर। तो बस साइड बाय साइड आप करते जाना उधर से, और कुछ इश्यू होता है तो मुझे बताना, बिकॉज मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। ओके, और मैं दोबारा अकाउंट क्रिएट नहीं करूंगा। राइट, तो आपको करना क्या है, जस्ट आपके ब्राउजर ओपन करना है और ब्राउजर में आपको लिखना है aws.amazon.com। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है ना? हाँ, यस सर। aws.amazon.com पे आपको जाना है साइड बाय साइड। ओके, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के स्पीड के ऊपर में। ये देखो, ये होने के बाद यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इनका वेबसाइट ओपन हो गया है अमेजोन का। ओके, ये देखो, ये री इन्वेंट, प्रोडक्ट, सॉल्यूशन, प्राइसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे इनके टैब्स बटन्स दी हुई हैं। राइट, इसके बारे में हम देखेंगे, बट अभी हमको अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पर जाना है साइन इन टू द कंसोल। ठीक है, साइन इन टू द कंसोल, इस पे आपको क्लिक करना है। ओके, पहले हम लोग अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, बाकी और फिर बताता हूँ। उसके बाद में देखो, आपको अकाउंट क्रिएट करना है, इसलिए आप ये ऑप्शन लो कि क्रिएट अ न्यू अकाउंट। ओके, बट अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आपको इसमें से ऑप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद में हम वो देखते हैं। फिलहाल हम इसके तरफ फोकस करते हैं, क्रिएट अ न्यू अकाउंट। ठीक है, साइन अप ये हो रहा है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी टाइप करनी है, बट हाँ, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक सेपरेट ईमेल आईडी, जो आपकी जो रेगुलर यूज वाली ईमेल आईडी नहीं है, ओके, उसका इस्तेमाल करो अगर आपके पास है तो। ठीक है, जो आप रेगुलर यूज करते हो, हर जगह पर आपके बैंकिंग में आपकी ईमेल आईडी दी हुई है या फिर कहीं अपने ऑफिशियल इस पे दी हुई है, उस ईमेल आईडी का इस्तेमाल मत करो। ठीक है, ये सजेशन है। अदरवाइज नहीं है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में, बट अगर आप क्रिएट कर सकते हो या दूसरी ईमेल आईडी है तो आप उसका यूज करो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं टाइप कर कर आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने एक ईमेल आईडी बनाई है aws.prashant। ओके, एग्जाम्पल, तो यहाँ पर मैं 2011 करता हूँ और gmail.com। ओके, इससे अकाउंट क्रिएट होने वाला नहीं है। एक्चुअली मैंने क्रिएट कर कर डिलीट कर दिया। एक बार अगर आपने ईमेल आईडी यूज की अकाउंट क्रिएट करने के लिए, अकाउंट आपका क्रिएट हुआ और आपने क्या कर दिया, अकाउंट को बंद कर दिया, ओके, तो दोबारा ये ईमेल आईडी अमेजॉन एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, दोबारा आप इससे अकाउंट क्रिएट ही नहीं कर पाओगे, समझे? उसके बाद में आपको यहाँ पर देना है पासवर्ड। ओके, जो भी आपको पासवर्ड देना है वो आप एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड इसके ऊपर में सेट कर सकते हो जो आपको देना है। ठीक है, बट पासवर्ड में देखो उनका क्राइटेरिया है कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये एक पासवर्ड यहाँ पर असाइन कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद में आपका जो अकाउंट है उसका क्या नाम होगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पर सेट करना है। क्या नाम होगा वो आप यहाँ पर नाम दोगे। जैसे मैं चाहता हूँ मेरा नाम होना चाहिए ये। ओके, ये मैंने क्रिएट किया। उसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ कंटिन्यू। ओके, देखो क्या बोल रहा हो, अकाउंट विद दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया है तो उनके रिकॉर्ड में वो है अभी भी, तो इसलिए वो दोबारा हमको यूज करने नहीं देगा। इवन अगर मैं लॉगिन करने के लिए जाता हूँ, लॉगिन भी नहीं करने देगा। इसके लिए हमको यहाँ पर दूसरा एक ईमेल आईडी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उधर से आप अपना एक ईमेल आईडी मुझे बता सकते हो आपके पास है तो। अदरवाइज एक मिनट रुको, मैं मेरे पास देखता हूँ मेरा एक आधा ईमेल आईडी।
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ AZUR, ये मेरा एज्योर का है ईमेल आईडी, जस्ट मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद इसको करता हूँ कंटिन्यू। ओके, देखो ये आया, ऐसे आगे गया। आने के बाद में ये देखो दो ऑप्शन पूछ रहा है कि प्रोफेशनल अकाउंट आपको क्रिएट करना है, मतलब आपका कंपनी अकाउंट है, उसके बाद में आपको एक पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना है। तो आप प्रोफेशनल अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना है। ओके, इस पर क्लिक कर लो। उसके बाद में आपका फ़ोन नंबर, ठीक है, जो भी फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पर टाइप कर लो। उसके बाद में कौन से कंट्री में आप वो, ठीक है, यहाँ पर आप जाइए, इंडिया को सिलेक्ट कीजिए और आपका कंप्लीट मेलिंग एड्रेस, ठीक है। तो जो भी मेलिंग एड्रेस होगा, मैं अपने ऑफिस का दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल, ओके, और सिटी नागपुर ये दिया। उसके बाद में स्टेट महाराष्ट्र, पोस्टल कोड 440013, ओके, ये दिया। उसके बाद आपको इसको करना है चेक, ठीक है, एंड क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू, इस पे आपको क्लिक करना है। ओके, ये जाने के बाद अब ये पूछ रहा है आपको आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स। अब इसमें क्या करेगा ये, जैसे आप ये डिटेल देते हो, इसमें से आपको क्या करेगा, आपके अकाउंट से 2 रुपये डिडक्ट करेगा, ठीक है, 2 रुपीज ये डिडक्ट करता है। अगर आपका अकाउंट उनको लगता है वेरीफाइड होता है, मतलब उनको लगता है कि आपका अकाउंट जो है लेजिट अकाउंट है ना, मतलब क्या है, लेजिट अकाउंट है। लेजिट मीन्स वैध अकाउंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे वैध अकाउंट। तो वो अकाउंट अगर है तो वो आपको क्या करेगा, वो अलाउ करेगा। बहुत सारे फेक अकाउंट भी क्रिएट होते हैं, राइट। तो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वो वेरीफाई करेंगे बैकएंड में, ठीक है, और आपका अकाउंट जो है वो ऑन करेंगे। समटाइम क्या होता है कि आपका जो अकाउंट होता है विद इन अ सेकेंड, जैसे आप क्लिक करते हो ना, विद इन अ सेकेंड आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। ओके, अदरवाइज ये जो आपका अकाउंट है वैलिडेट करने के लिए 3 से 5 दिन लेता है, 3 to 5 days, ठीक है। ये उनके ऊपर में है। जैसे मोस्टली मैंने देखा, अगर हम HDFC के से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अकाउंट बनाते हैं तो बिल्कुल विद इन ए सेकेंड आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, पता नहीं क्या है। तो बट वही अगर SBI से अगर हम लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो बहुत समय लगता है। सम टाइम 24 आवर्स लगाता है, सम टाइम 3 to 5 days लगाता है, ठीक है। इसमें आपका अकाउंट वो एक्टिवेट कर देता है। तो आपका जो भी कार्ड होगा उसको आपको यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर टाइप कर लो, ठीक। अब मैं नहीं करूँगा इधर से, बट मेरी PPT है, मैं आपको वो दिखाता हूँ, मतलब जिसमें मैंने बना कर रखा हुआ है। देखो, हम सबसे पहले ये साइट पर गए थे, यहाँ पर गए हम, इसके ऊपर में हमने क्लिक किया, ठीक है। करने के बाद में जैसे हमने यहाँ इंफॉर्मेशन दी अपनी, राइट। इसके बाद ये इंफॉर्मेशन ईमेल आईडी एंड ऑल, राइट, इसको हमने आगे किया, यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल दी, ठीक है। ये करने के बाद इसने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पूछा, ठीक है। ये होने के बाद जैसे आप इसको कंफर्म करते हो, आगे करते हो, तो ये डिटेल्स आएगी, ठीक है। अगेन आपको यहाँ पर रीजन, आपका मोबाइल नंबर, ये सब करना पड़ेगा। और ये जो सिक्योरिटी चेक जो दिया हुआ है, इसको आपको चेक करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और ये होने के बाद में क्या होगा कि आपको एक OTP आएगा। एक तो कॉल आएगा, कॉल लेते हो तो, अदरवाइज आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल के ऊपर में। तो वो जो OTP है वो जैसे काइंड ऑफ 3087 समथिंग, वो OTP आपको उसमें टाइप करना है। तो जैसे आप टाइप करते हो, आपका जो अकाउंट है ये वेरीफाइड हो जाता है, ठीक है। ऐसे आ जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। होने के बाद में फिर आपको वो कंसोल के तरफ में रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है, कंसोल के तरफ में रिडायरेक्ट करेगा। और जैसे वो रिडायरेक्ट करेगा, मतलब कैसा होगा, वो ऐसा दिखेगा डायरेक्ट aws.com इस पे, ठीक है, रिडायरेक्ट करेगा। और यहाँ जाकर फिर आपको करना पड़ेगा
साइन इन, ठीक है, साइन इन फॉर एग्जाम्पल। अब इसको ये उसने हिस्ट्री सेव रखा होगा, इसकी वजह से वो वैसे कर रहा है। इस सबको मैं बैक करता हूँ। देखो पूछ रहा है कि साइन इन आप क्या करो, कंप्लीट करो। यहाँ पर हम इधर में अपना अकाउंट टाइप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर जो आपका पासवर्ड होगा उसको आप टाइप करोगे होने के बाद में, और फिर ये साइन इन हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये ऐसा ऐसा दिखेगा इसमें, AWS मैनेजमेंट कंसोल, ठीक है। अब आप कहाँ तक पहुंचे हो, उधर से कितने लोग कर रहे हैं अकाउंट, कितने लोग क्रिएट कर रहे हैं? सर मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है अकाउंट, नया मेल आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ मैं वही बोला, इसलिए ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, मीन्स आपने क्रिएट किया था, आपने सर, पहले डिलीट किया किया था था। क्या? सर डिलीट किया था? याद नहीं सर। तो यूजर पासवर्ड याद है? पासवर्ड सर शायद याद है। याद है तो लॉगिन करो उससे। लॉगिन करके देख लेता हूँ। अब वैसे बट कोई मतलब नहीं है, याद। वही आपने कब किया था एक्सपायर हो गया होगा, बिकॉज एक अकाउंट का समय होता है। अभी मैं उसके तरफ में आ रहा हूँ। उस टाइम पे किया था, लास्ट टाइम आपने एक वेबिनार लिया था बहुत साल पहले, तब किए थे। वो कोई मतलब नहीं है, अभी एक्सपायर हो गया वो, ठीक है, नया क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, नया मेल आईडी बनाना, न्यू ईमेल आईडी बनाना, न्यू क्रिएट करना। हाँ, ठीक है। उसके बाद बाकी दूसरे अभी कौन कर रहा है करंट में, अभी कौन कौन क्रिएट कर रहा है अकाउंट? सर मैं स्वप्निल। हाँ, कहाँ तक हुआ है? इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और बाकी कोई दूसरा? सर मैंने डीएक्टिवेट किया था अकाउंट, तो उसी को वापस लॉगिन करके देख सकता हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, मत करो मत करो, वो एक्टिवेट ही नहीं होगा। डीएक्टिवेट किया ना, हाँ, वो नहीं देगा तुमको एक्टिवेट करने, ठीक है। फिर भी आप ट्राई कर देख लो, होता है तो, ठीक है। बट आपका जो पुराना जितना भी बिलिंग विलिंग होगा, मे बी अगर एक्टिवेट हो गया तो फिर से आपको पॉपअप देना शुरू कर देगा। अच्छा, बेटर वे कि आप नया क्रिएट कर लो, बिकॉज वो आज के डेट से 1 साल के लिए वैलिडेट होगा। हाँ, फ्री टियर, ये जो हम लोग अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, फ्री टियर अकाउंट कहते हैं। मतलब ये 12 मंथ के लिए अकाउंट जो होता है ये फ्री होता है। 12 मंथ के लिए अकाउंट फ्री है, सर्विसेज नहीं, ठीक है। मैं आता हूँ उसके तरफ में। हाँ, बाकी लोग और कोई कर रहा है? विदाउट अकाउंट आप ये समझ लो, विदाउट अकाउंट आप कुछ भी नहीं कर सकते। विदाउट अकाउंट आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं सर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मतलब जो उसमें मेल आईडी नया क्रिएट कर लूँ या फिर जो कंटिन्यू है मेरा, मतलब वो? नहीं, मेल आईडी न्यू लो, मेरा सजेशन है। अच्छा सर, न्यू ले लो, जो आपका रेगुलर जो यूज करते हो उसको मत लो, एक नया आईडी बनाओ। जैसे मैंने अभी अपने आईडी बनाए हुए हैं, मेरे नए नए आईडीज हैं, ठीक है। तो सारे मैंने पर्टिकुलर, जैसे मैं एज्योर पे काम करता हूँ ना, तो मेरा एज्योर का अलग आईडी है, AWS का मेरा अलग आईडी है, GCP का मेरा अलग आईडी है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग आईडी, और मेरे जो रेगुलर आईडीज है मेरे अलग आईडीज है। तो उससे क्या होता है, कभी अगर अकाउंट बंद भी हो गया, कुछ भी होगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और क्या होता है ना, ये लोग मेल करते रहते हैं, जितने आप आईडी डाल मेल आते हैं, अननेसेसरी मेल आते हैं, ओके। तो वो मेल भी क्या हो जाएंगे, अवॉइड हो जाएंगे, बिकॉज वो वाले अकाउंट पे मेल आएंगे, समझे? ठीक है सर। मतलब अगर बहुत ज्यादा बिलिंग विलिंग का ये आ रहा है तो अपना जीमेल का अकाउंट डिलीट मार दो ना। हाँ सर। समझा क्या? मेल आना बंद ही हो जाएगा, सीधी सी बात, ठीक है। ओके, ठीक है। जो लोग क्रिएट कर रहे हैं वो करो, जमता होगा तो, नहीं तो फिर आप लोग बाद में करना। और कुछ भी अगर इश्यू होता है तो मुझे पूछना, ठीक है। और वो ये जो है इस पे तो क्लियरली मेंशन ही है, ठीक है। कैसे एक बार लगे तो फिर से आपको ये दिखा देता हूँ कि आप ये कंसोल पे जाओगे, ये आपको ये ऐसे दिखेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली अकाउंट क्रिएट कर सकते हो।
अकाउंट क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट अगर आपको पढ़ना आता है तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन देगा, ये ऑप्शन देगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड प्रॉपर तरीके से आपको इसमें टाइप करना है। ठीक है, ये करोगे और ये आएगा। ठीक है, कॉल आएगा या फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी टाइप कर दोगे, अकाउंट आपका वेरीफाइड हो जाएगा और ये आपको कंसोल मिल जाएगा। ठीक है, हाँ फोन नंबर मतलब वो जो रेगुलर है वही दोनों से फोन नंबर दूसरा है तो दूसरा दे दो, दूसरा है तो दूसरा दे दो। मेरा तो रेगुलर है, फोन नंबर का ये नहीं है। ठीक है, बट दूसरा है आपके पास तो अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा दे दो। ठीक है, बट वो चालू रहना चाहिए, राइट, वो ऑन रहना चाहिए। फोन नंबर मतलब दिया अभी तो चलेगा ना सर? हाँ, कोई इशू नहीं है। अरे वो तुम्हारे घर पर नहीं आते ऐसे घर पर नहीं आते वो। ठीक है, और फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, उसमें हमारे पास ऑप्शन भी है कि हम लोग उनको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर इन केस अगर आपका बिल जनरेट भी हो गया तो कोई इशू नहीं है, फर्स्ट टाइम हमको वो माफी भी मिल जाती है। ठीक है, और वैसे भी हम जैसे अकाउंट आपका क्रिएट होगा ना, आपको पूछेगा वो कि अभी यहाँ पर मैं दिखा नहीं पाया, आपको पूछेगा कि आपका जो अकाउंट है आप क्या पर्पस से बना रहे हो। ठीक है, वो ध्यान में रखना, पर क्या पर्पस से बना रहे हो उसमें पूछता है तो उसमें टाइप करना लर्निंग एंड सर्टिफिकेशन। ठीक है, उसमें ऑप्शन आते हैं कि आप अकाउंट क्या पर्पस से बना रहे हो, तो उसमें आपको बोलना है कि मैं लर्निंग एंड सर्टिफिकेशन पर्पस से इसको कर रहा हूं। ठीक है, तो उसमें आप टाइप कर दो, उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये कोई लर्नर है, स्टूडेंट है। और हाँ, वो भी पूछेगा कि आप प्रोफेशनल हो स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट टाइप करना वहां पर। ठीक है, ये दो ऑप्शन एंडिंग में पूछेगा, ये सब होने के बाद एंडिंग में पूछेगा जब आप लॉग इन करते हो। उसमें आपको तीन ऑप्शन दिखाएगा, एक होगा बेसिक वाला ऑप्शन। ठीक है, बेसिक ऑप्शन दिखाएगा, उसके बाद में डेवलपर ऑप्शन दिखाएगा उसमें, और एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन दिखाएगा, मतलब कंपनी का। तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है? फ्री वाला, बेसिक वाला ऑप्शन लेना है। ठीक है, बिकॉज हम लोग फ्री टियर अकाउंट यूज कर रहे हैं। आपको ना डेवलपर लेना है ना आपको ऑर्गेनाइजेशन वाला लेना है। अगर आपने डेवलपर या ऑर्गेनाइजेशन वाला लिया तो आपको वो चार्ज करेगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट डे से चार्जिंग शुरू हो जाएगा उसका, फर्स्ट डे से। ठीक है, इसलिए आपको बेसिक वाला ऑप्शन लेना है। तो ये चीज, और कहीं पर भी करते समय में कहीं पर भी तुमको कंफ्यूजन होता है तो तुरंत मुझे कॉल करो या मैसेज करो, तुरंत करो कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सो दैट कुछ गलती ना हो अकाउंट क्रिएट होते समय। क्लियर? और जिन लोगों ने इसके पहले किया था उनको तो पता ही है कि ये सारे ऑप्शंस आते हैं, राइट? हाँ सर, है या नहीं? यस। ठीक है, तो चलो देखो अब कैसा है। अकाउंट तो हमारा क्रिएट हो गया। अब ये जानना है, बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये जो अकाउंट है, जैसे वहां पर लिखकर आया था कि 12 मंथ के लिए अकाउंट फ्री है, तो ऐसा नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है यहाँ पर। मतलब फ्री है बट कैसा है, लिमिटेड है, इसका लिमिटेशन है, राइट? इसका क्या है, लिमिटेशन है। आपको इसमें जाना पड़ेगा AWS फ्री टियर अकाउंट। ठीक है, इसमें आप जाते हो, इस पे क्लिक करो, ये देखो आपको यहाँ पर ये पूरी इंफॉर्मेशन बता रहा है। Amazon क्या कर रहा है, कुछ ऐसी सर्विसेज दे रहा है जो सर्विसेज ऑलवेज फ्री है। ठीक है, सारी सर्विसेज क्या है, ऑलवेज फ्री है। कुछ ऐसी सर्विसेज हैं वो कितने महीने तक दे रहा है अपने को, 12 मंथ तक दे रहा है। और कुछ ऐसी सर्विसेज है जो सम पीरियड के लिए ट्रायल पर हमको मिल रही है। ओके, तो आप इसको नीचे जाओगे, देखो यहाँ पर वो बता रहा है, इसको आप 12 मंथ फ्री पे आप सिलेक्ट करो, 12 मंथ फ्री पे। तो ये आपको ये 12 मंथ फ्री वाले ही सर्विसेज दिखाएगा। देखो 12 मंथ में एक EC2 नाम का सर्विस होता है। EC2 नथिंग बट इलास्टिक कंप्यूट, ये सर्विस होती है VM मतलब वर्चुअल मशीन। जैसे अपना जो कंप्यूटर हम बनाते हैं ना वर्चुअल बॉक्स में, VMware में, वैसा यहाँ पर हम सर्वर लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर आप कोई सर्वर लॉन्च करते हो तो वो सर्वर की जो सर्विस है वो 12 महीने तक के फ्री है। ठीक है, बट इसका लिमिटेशन है, कितने घंटे,
कितने घंटे? 750, ठीक है। 750 आवर्स हमको मिलते हैं, 750 आवर्स। अगर आपने 750 आवर्स यूज कर लिया तो आपका बिल जनरेट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कि जैसे आपका यूजेस हो गया, आप क्या कर दो, उसको बंद कर दो, ठीक है, समझे। तो ये 750 घंटे के लिए। उसके बाद में हमारे पास एक सर्विस होती है जो अमेजोन प्रोवाइड कर रहा है, इसका नाम है अमेजोन S3 सर्विस। S3 सर्विस ये क्या है? स्टोरेज सर्विस है। जैसे हम लोग गूगल ड्राइव यूज करते हैं, स्काई ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, आपने सब क्लाउडो, आपने सब नाम सुना होगा। तो ये इनमें क्या रखते हैं? हम अपना डेटा रखते हैं, है ना, डेटा रखते हैं, मतलब सारे ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, ये है सर्विसेज है। तो वैसे ही अमेजोन क्या कर रहा है? हमको S3 सर्विस दे रहा है जिसमें आप अपना डेटा रख सकते हो। पर ये बोल रहा है कि ये सर्विस भी 12 महीने के लिए हम दे रहे हैं आपको, 12 मंथ के लिए, बट आप डेटा कितना रख पाओगे इसमें? खाली 5 GB तक, वो भी स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास में। ओके, स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास, इसमें क्लासेस होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हमारा ये टॉपिक शुरू होगा। ओके, तो 5 GB तक फ्री है। उसके बाद में अगेन एक सर्विस होती है RDS। RDS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, डेटाबेस, ठीक है, नाम सुना आपने, डेटाबेस। मतलब फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट आप बना रहे हो, जैसे ये जो वेबसाइट जो बनी है, तो ये इनका जो डेटा जो स्टोर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डेटाबेस के अंदर में जाकर स्टोर हो रहा है, राइट। तो RDS रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज के अंदर में क्या आता है? MySQL आता है, पोस्टग्री SQL आता है, MariaDB आता है, Oracle आता है, सिंपल SQL आता है। तो ये सब RDS के अंदर में आते हैं। तो ये कितने घंटे के लिए इसको भी दिया हुआ है? 1250 आवर्स के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। ये भी अगर आप एक्सिट करते हो तो आपको बिल जनरेट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में कुछ API गेटवेज हम लोग लगाते हैं इसमें। ओके, तो ये 1 मिलियन इसमें रिक्वेस्ट होती हैं, वो फ्री है। ओके, मतलब काफी ह्यूज ये है। ये मोबाइल एप्लीकेशन के लिए होता है एक्चुअली, ठीक है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है ये। उसके बाद में सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी सर्विसेज ये होते हैं। क्लाउड डायरेक्टरी ये 1 GB तक के दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये क्लाउड फ्रंट करके एक सर्विस है, 50 GB डेटा ट्रांसफर दे रहा है। क्लाउड फ्रंट का मतलब जैसे हमने ये देखा था उस दिन, कल मैंने बताया था कि आपका सर्वर है इंडिया में रखा हुआ है, बट कोई इंडिया के अलावा कहीं बाहर के कंट्री से कोई अगर पर्सन एक्सेस कर रहा है हमारे सर्विसेज को, तो उसमें लेटेंसी इशू आएगा, राइट। लोडिंग टाइम उसको बहुत ज्यादा लेगा। बट अगर हम क्लाउड फ्रंट के थ्रू, मतलब CDN नेटवर्क हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं के वहीं पर उसको क्या मिलेगा? वो उसके नियरेस्ट सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी और इंडिया का जो डेटा है उसको वहां पर वो मिलेगा। तो एक क्लाउड फ्रंट नाम की सर्विस होती है, वो हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो इसमें 50 GB डेटा ट्रांसफर तक के इन्होंने फ्री दिया है 12 मंथ्स के लिए। ऐसे ये देखो, मशीन लर्निंग, कस्टमर एंगेजमेंट, स्टोरेज ये अगेन ये अपने सिलेबस में है। EFS इलास्टिक फाइल स्टोरेज बोलते हैं, 5 GB तक का। मतलब मान लो कि आपके पास में मल्टीपल कंप्यूटर है, तो मल्टीपल कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए हम अपने नॉर्मल जगह पर क्या करते हैं? एक हार्ड डिस्क लगाते हैं। एग्जाम्पल, हार्ड डिस्क लगाया और वो हार्ड डिस्क कॉमनली शेयर होती है, राइट। और कोई भी नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर होंगे वो डेटा उसके अंदर में कॉमनली स्टोर करते हैं। तो उस टाइप का यहाँ पर हमको एक स्टोरेज मिलता है जिसको हम बोलते हैं EFS। उस स्टोरेज को हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ में कनेक्ट करते हैं और जो यूजर्स होंगे उन कंप्यूटर के, वो डेटा इक्वली इसके अंदर में स्टोर करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि 5 GB तक के हमको फ्री दिया है कि 5 GB तक के आप डेटा उसके अंदर में स्टोर कर सकते हो। इसके ऊपर अगर हो गया तो अगेन आपको बिल जनरेट होगा। ऐसे सेकंड टैब की तरफ में जाओ तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज मतलब क्या? जैसे अपनी हार्ड डिस्क होती है ना सिस्टम में, हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क को ही यहाँ पर क्या बोलते हैं? EBS बोलते हैं, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज नथिंग बट हार्ड डिस्क। तो वो 30 GB तक के फ्री मिलती है हमको, 30 GB तक के। एक
ये वर्चुअल मशीन के साथ में आप 30 GB का स्टोरेज एडिशनली ऐड कर सकते हो। 12 मंथ के लिए फ्री है, पर अप टू 30 GB तक। बराबर 30 GB अगर आपने अगेन एक्सीड कर लिया तो अगेन आपको बिल जनरेट होगा। ठीक है, उसके बाद में इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, ये एक फीचर है इनका, उसके डॉकर के लिए यूज करते हैं एक्चुअली, वो अपने सिलेबस में भी नहीं है। अमेजॉन इलास्टिक ट्रांसपोर्टर वो भी नहीं है, मीडिया ट्रांसमिशन सर्विस के लिए है। बट इसमें देखो आप ये समझ सकते 20 मिनट के लिए फ्री है, 20 मिनट के लिए खाली। इलास्टिक कैशिंग 750 आवर्स के लिए फ्री है। फिर ये और भी सर्विसेज है इसके अंदर में, मशीन लर्निंग रिलेटेड, राइट। तो मतलब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्री का मतलब क्या, अनलिमिटेड नहीं। बस मुझे ये दिखाना था, अभी मैं तो दिखाऊं, इसमें तो काफी सारी चीजें है, फिर बहुत आएगी, मैं क्या क्या आपको बताऊंगा, समझा। जस्ट आप समझने की कोशिश कर लो। अगर मैं इसको अनचेक करता और ऑलवेज फ्री पे क्लिक करता हूँ तो कुछ सर्विसेज इन्होंने बताया जो ऑलवेज फ्री है। देखो यहाँ क्या लिखा है, ऑलवेज फ्री, ऑलवेज फ्री, बट कब तक, 25 GB तक। अच्छा ऐसा बोला तो है ऑलवेज फ्री, बट 25 GB, तो इसका मतलब अकाउंट आपका, हाँ अकाउंट तो रहेगा, अकाउंट आपका ये नहीं होगा, फ्रीज नहीं होगा, पर वो आपको ये वाली सर्विस कहाँ तक मिलेगा, ऑलवेज फ्री है, 25 GB तक की मिलेगी। ये लैम्बडा करके सर्विस भी होती है, एक SNS करके सर्विस होती है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। ठीक है, ये है क्लाउड वॉच, मॉनिटरिंग टूल होता है, ये एक सर्विस है। ठीक है, ऐसे कॉग्निटो सर्विस है, ये दिए हुए स्टोरेज, राइट। उसके बाद में ट्रायल बेस पर आप जाओगे तो ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, लाइट शेल, जैसे हम लोग वेबसाइट होस्टिंग करते हैं ना, तो वेबसाइट होस्टिंग के लिए हम लोग लाइट शेल नाम के सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताऊंगा ये लाइट शेल सर्विस। गार्ड ड्यूटी, अगेन मॉनिटरिंग डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, स्ट्रीमिंग के लिए ये यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसी सर्विस है। रेड शिफ्ट मतलब वेयर हाउसिंग होता है, रेड शिफ्ट का यूज होता है डेटा वेयर हाउसिंग के लिए। मतलब नॉर्मल डेटा से बहुत ज्यादा डेटा, ह्यूज डेटा है आपका, तो आप नॉर्मल डेटा बेस के अंदर में डेटा नहीं रखेंगे, उसके लिए पूरा वेयर हाउस बनाया जाता है, डेटा वेयर हाउस। ठीक है, तो ये रेडशिफ्ट नाम का डेटा वेयर हाउस होता है। ठीक है, तो ये होगा, तो समझा। मतलब मुझे क्या बताना था कि जो फ्री टियर का मतलब ऑलवेज फ्री नहीं है, इसका लिमिटेशन से है, विद इन लिमिट आपको रिसोर्सेस को यूज करना है और काम होने के बाद में रिसोर्सेस को बंद करना है। ओके सर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ ठीक है, और अगर आपको इनका प्राइसिंग जानना है तो प्राइसिंग करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप ये प्राइसिंग पे जाइए। कोई भी सर्विस अगर यूज कर रहे हैं आप तो उसका अप्रोक्स क्या कॉस्ट आ सकता है, इसका एक कैलकुलेटर दिया हुआ है। ठीक है, आप कैलकुलेट यूर सेविंग्स, राइट। तो ये सामने की बात है, आपको जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी ये मैंने सर्विसेज बताई ही नहीं था आपको, मैं क्या कैलकुलेट कर आपको यहाँ दिखाऊँ। तो इसमें क्रिएट एस्टिमेट क्रिएट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सर्विस होती है EC2, ठीक है, EC2 मतलब ये एक वर्चुअल मशीन है। ये अगर हम यूज करते हैं, समझ लो वर्चुअल मशीन, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो इसको यूज करते हैं तो वर्चुअल मशीन में काफी सारे वर्चुअल मशीन के टाइप हैं, एक ही टाइप का वर्चुअल मशीन नहीं आता। ठीक है, वर्चुअल मशीन में आप OS कौन सा यूज करने वाले हो, लिनक्स यूज कर रहे हो या विंडोज यूज कर रहे हो या कोई दूसरा OS यूज कर रहे हो, दिख रहा है यहाँ पर अलग अलग टाइप के OS है। चलो मुझे विंडोज सर्वर में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो विंडोज सर्वर कहाँ इंस्टॉल होगा, कितने प्रोसेसर लगेंगे आपको, ये देखो यहाँ पर 4 प्रोसेसर लग रहे हैं, नहीं मुझे 1 प्रोसेसर चाहिए। ठीक है, आपको रैम कितनी चाहिए, मुझे चाहिए 2 GB रैम चाहिए, ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये देखो नीचे में कौन सा मशीन, T2 स्मॉल, मशीन के टाइप होते हैं, कौन से टाइप का मशीन ले रहे हैं आप, T2 स्मॉल मशीन। ओके, क्वांटिटी कितने चाहिए आपको, 1 चाहिए, राइट। कितने समय के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, 3 years के लिए चाहिए। ठीक है, तो ऐसा इसमें वो आप स्टोरेज कितना लगाना चाहेंगे, 100 GB का स्टोरेज लगा है। ठीक है, शो कैलकुलेशन, आप नीचे में जाइए, नियर अबाउट कितना बिल आएगा, $27.23। ये किसका है, पर मंथ, हर महीने का इतना बिल आपको आएगा $27।
इसलिए समझा क्या, कोई भी चीजों को अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको केयरफुली करना है। उसके लिए इन्होंने ये कैलकुलेटर दिया है कि आप सर्विसेज का कैलकुलेशन करो, पर डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको वैसे बताने वाला हूँ जिससे आपका बिल जनरेट नहीं होगा, होता भी है तो लेस होगा। बस मैं जो बोलूंगा वैसे करना। ये मोबाइल का एप्लीकेशन नहीं है पकड़ा और कैसे भी यूज किया, नहीं, इसको सोच समझकर यूज करना है तो ज्यादा बिल नहीं है। ओके, तो ये प्राइसिंग के इसमें दिया हुआ है, और आप जाकर अगेन इंडिविजुअली देखना चाहते हो तो ये और दिया हुआ है, पे एज यू गो का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ये सब सर्विसेज में की क्या प्राइसिंग होगी, आप एक एक के ऊपर में क्लिक करो, सबका इंडिविजुअल प्राइसिंग की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अंदर में भी इंटरनल कुछ और सर्विसेज होती है कंप्यूट के अंदर में, जैसे अभी EC2 हमने कहा, तो EC2 का क्या प्राइसिंग है, ठीक है, कौन सा मशीन फ्री है हमको इसमें, जैसे फ्री टीयर तो बोला उसने EC2, बट EC2 में हमको T2 माइक्रो नाम का एक सिस्टम होता है, वो हमको फ्री है, ठीक है, ये हमको फ्री है, समझे। तो ये इसमें भी खरीदना पड़ता है, लेना है तो ऑन डिमांड हम लेते हैं, स्पॉट इंस्टेंस हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले समय में। सेविंग प्लान क्या है, रिजर्व इंस्टेंस क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। डेडिकेटेड होस्ट क्या है, पर सेकंड बिलिंग क्या होता है, ये सब चीजें है आगे, ठीक है। ओके, तो अब आज जस्ट आपको ये देखना था कि अकाउंट किस तरीके से हमारा बनता है, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। ये सर, उसके बाद ये होने के बाद जैसे आप लॉगिन करते हो इसमें, ये आपको ये रिसेंटली कोई आपने सर्विसेज को विजिट किया है क्या, वो यहाँ दिखाएगा। आपका तो नया अकाउंट है तो आपने किसी को विजिट किया ही नहीं, राइट। और इन्होंने बिल्ड सॉल्यूशन दिया है, इसका मतलब क्या है कि समझ लो कोई वर्चुअल मशीन को आपको लॉन्च करना है तो 2 से 3 मिनट के अंदर में वर्चुअल मशीन इस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो जाएगा। कोई अगर आपको वेब एप्लीकेशन को लॉन्च करना है तो 6 मिनट के अंदर में वेबसाइट यहाँ पर लॉन्च हो जाएगी। ओके, कुछ वर्चुअल सर्वर लाइट शेल यूज करना है अपने को, तो 1 से 2 मिनट के अंदर में लाइट शेल यूज कर अपने वेबसाइट्स को या डेटाबेस सर्वर को आप लॉन्च कर सकते हैं। कोई डोमेन रजिस्ट्रेशन करना है आपको तो डोमेन रजिस्ट्रेशन रूट 53 3 मिनट के अंदर में लॉन्च हो जाता है। IoT इंटरनेट ओवर थिंग सर्विसेज कॉन्फ़िगर करनी है तो 5 मिनट के अंदर में हो जाएगी, ठीक है। और आपको माइग्रेट करना है अपना पूरा सेंटर, ओके, तो 1 to 2 मिनट के अंदर में ये डेटा सेंटर मतलब माइग्रेट हो जाता है। इवन इन्होंने ऐसी सर्विसेज दी हुई है इसको स्नोबॉल सर्विस बोलते हैं। आपके ऑफिस में ट्रक भेजते हैं लोग, क्या ट्रक के लिए भेजेंगे, आपके ऑफिस का जितना भी डेटा होगा वो डेटा मतलब वो टाइप का डेटा है तो ओके, तो वो टाइप का डेटा है तो ये आपको ट्रक आएगा, इनका डेटा सेंटर का पूरा ट्रक, उसके अंदर में आपका डेटा कॉपी करेंगे, लेकर जाएंगे और उसको अपने डेटा सेंटर में डालेंगे, पर उसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होता है। पर आपका छोटा डेटा सेंटर है तो हार्ड डिस्क भेजते हैं, हमको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, मैं बताऊंगा कैसे क्या रिक्वेस्ट होती है। तो आपको हार्ड डिस्क भेजते हैं, वो हार्ड डिस्क आपको लगाना पड़ता है अपने सर्वर पे, कॉपी करना पड़ता है, कॉपी करके हार्ड डिस्क को फिर से रिटर्न डिस्पैच करना पड़ता है, फिर वो हार्ड डिस्क को उनके डेटा सेंटर में लगाते हैं और कॉपी करते हैं, और पूरा वो कॉन्फिडेंशियल रहता है। मतलब ऐसी सर्विसेज इन्होंने दी हुई है कि आप अपना पूरा का पूरा डेटा सेंटर माइग्रेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो फ्री अकाउंट है हमारा, तो फ्री अकाउंट में आपको सारी चीजें तो नहीं मिलने वाली, राइट, तो उसके लिए आपको पे अकाउंट लेना पड़ेगा। कंपनियां क्या करती है, इनका एक स्टैंडर्ड एक प्राइसिंग है 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ दिया इनको AWS को, तो फुल सपोर्ट वो हमको देते हैं, तो मोस्टली कंपनियां वो उसको लेती है, उनके लिए 15,000 कुछ भी नहीं है। ओके, तो चलो ये हो गया, लॉगिन हो गया। करने के बाद यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखो सर्विसेज दिख रहा है, सर्विसेज, जैसे अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये देखो ये सारी इनकी सर्विसेज है, मतलब ऐसा इनके ही मतलब पोर्टल पर दिया हुआ है, या गूगल पे सर्च करते हो तो टोटल 175 इनके प्रोडक्ट है। क्या है, 175 प्रोडक्ट है, ये सब क्या है, इनके प्रोडक्ट है, और इन प्रोडक्ट के अंदर में क्या है, सारी सर्विसेज है। 175 खाली प्रोडक्ट है, और सर्विसेज कितनी सारी सर्विसेज है, सब सर्विसेज जिसको आप काउंट नहीं कर सकते,
और डे बाय डे इनकी सर्विसेज क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप गूगल में अगर टाइप करते हो टोटल AWS सर्विसेज इन 2020 तो आपको लिस्ट दिखा देगा पहले पेज पे 175 प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट में सर्विसेज में ये देखो इसमें क्या दिख रहा है, कंप्यूट नाम का एक सर्विस है, कस्टमर ये इनेबल्डमेंट एक सर्विस है, मशीन लर्निंग नाम का इनका एक सर्विस है, AR/VR नाम का इनका सर्विस है, स्टोरेज इनका एक सर्विस है, सैटेलाइट इनका सर्विस है, ठीक है, ब्लॉकचेन इनका एक सर्विस है। ये देखो ऐसे मल्टीपल सर्विसेज है, क्वांटम टेक्नोलॉजी, डेटाबेस सर्विस, एनालिटिक्स, कस्टमर एंगेजमेंट सर्विस। ओके, ये देखो माइग्रेशन एंड ट्रांसफर सर्विसेज, नेटवर्किंग सर्विसेज, मीडिया सर्विसेज, ये यूजर मैनेजमेंट सर्विसेज है, सिक्योरिटी आइडेंटिटी कंप्लायंस, इंटरनेट और थिंग, IoT। ओके, तो ये सारी सर्विसेज है। मान लो कि आपकी एक कंपनी है जो IoT बेस्ड एप्लीकेशंस को बनाती है। IoT नाम सुना होगा आपने, है ना? तो जैसे वो ऐड वगैरह आती है ना, अमिताभ बच्चन जो घर में बैठकर लॉयड का ये करता है, एक्सेस कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, मोबाइल से। मोबाइल से कर रहा मतलब क्या, आप मोबाइल पे वो बटन ये कर रहा है और उसके घर का AC कम ज्यादा हो रहा है, बंद हो रहा है, राइट? तो वो IoT है, IoT यूज किया हुआ है उन्होंने। तो IoT काइंड ऑफ अगर आपका डेवलपमेंट है तो आप IoT वाली सर्विस का इस्तेमाल करोगे। आप गेम डेवलपर हो तो आप क्या करोगे, गेम डेवलपर वाले सर्विस का इस्तेमाल करोगे, समझे? आप अदर डेवलपर हो तो डेवलपर में एक्सपेरिमेंटल कुछ सर्विसेज है तो ये सारे सर्विसेज का इस्तेमाल करोगे। आप रोबोटिक्स में काम करते हो तो रोबोटिक्स वाला सर्विस का यूज करोगे, ठीक है? फ्रंट एंड वेब मोबाइल डेवलपर हो आप तो ये सर्विसेज का इस्तेमाल करोगे, समझे? और अगर आपको नॉर्मल फिर सर्वर रन करने हैं और सब कुछ आप चाहते हो कि मैं मैन्युअली खुद ही कॉन्फ़िगर करूं, उसके लिए आप ये क्या करोगे, EC2 नाम का सर्विस यहाँ पर लॉन्च कर दोगे, समझे? तो ये सारी क्या इनकी सर्विस है एज पर यूर रिक्वायरमेंट। एक कंसोल में इन्होंने जो सर्विसेज दी हुई है एज पर यूर रिक्वायरमेंट आप उसको लॉन्च कर सकते हो और अपना काम पूरा कर सकते हो, ठीक है? इसके लिए आपको एक डायग्राम समझना पड़ेगा, तो चलो एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं, राइट? तो ये समझ लो ये है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? अब ऑर्गेनाइजेशन में मैं एक वेबसाइट का एक ये लेता हूँ, ओके? मतलब एक वेब सर्वर है आपका जो आपको बनाना है, ठीक है? आपने आपकी कंपनी ने सोचा कि आपको एक सेलिंग वेबसाइट बनानी है, ओके? एक सेलिंग वेबसाइट बनानी है। तो यहाँ पर उसने देखा एग्जाम्पल, यहाँ मैं लिख रहा हूँ sales.com, ओके? sales.com कोई भी टाइप का इसमें सेलिंग होता है, ये आपके कंपनी को ये वेबसाइट को चलाना है, राइट? और इस पे उनको पूरे प्रोडक्ट को सेल करना है, राइट? तो ये करने के लिए आप एज अ इंजीनियर आप क्या करोगे, बताओ? आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एक सर्वर लोगे, राइट? सबसे पहले आप सर्वर लोगे, है ना? तो ये हो गया आपका सर्वर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका नाम, सर्वर, ये आपने लिया, ओके? तो एक सर्वर लिया। अब ये सर्वर आपका ऐसे ही नहीं चलने वाला, ये सर्वर के लिए आप क्या लोगे, एक इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल करोगे, ओके? मान लो ये इंटरनेट सर्विस आपके यहाँ पर आ रही है, मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ, ओके? तो अब ऐसा होगा कि जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि एक सर्वर पर आपका पूरा काम नहीं होने वाला, राइट? तो इसके लिए आप क्या करते हो, दूसरा भी एक सर्वर यूज करते हो, 2 सर्वर यूज करते हो, ठीक है? समझो मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ, एक दूसरा एक आप सर्वर यूज कर रहे हो, राइट? तो अब ये सर्वर चल रहे हैं, पर ये सर्वर एक दूसरे का कैसे वर्क करेंगे, मतलब बैलेंसिंग कैसा करेंगे, ये सर्वर बैलेंसिंग किस तरीके से करेंगे? तो बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी में फिजिकल बात कर रहा हूँ, हमारी कंपनी इसमें एक
डिवाइस को परचेस करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलबी, मतलब लोड बैलेंसर कहते हैं। ठीक है, लोड बैलेंसर। और ये लोड बैलेंसर को इन दोनों सर्वर के साथ में जोड़ देती है। ठीक है, राइट। बट ये जो वेबसाइट है इनमें है, बट इनको अगर एक्सेस करना है तो हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, तो आउटसाइड एक्सेस करने के लिए इसको जोड़ा जाता है किसके साथ, डीएनएस के साथ। ओके, मतलब डीएनएस हमको उसमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, राइट। तो डीएनएस सर्वर आप अलग रखो या इनके अंदर में कॉन्फ़िगर करो। तो जनरली कंपनियां क्या करती है कि डीएनएस इन वेब सर्वर पे नहीं रखती, अलग से डीएनएस कॉन्फ़िगर किया जाता है, अलग से डीएनएस सर्वर बनाया जाता है। ओके, और उसको ये लोड बैलेंसर के साथ में जोड़ा जाता है, समझे। बट अब ये सारे वेब सर्वर हैं, तो वेब सर्वर जो होते हैं तो इनका डेटा होगा, वेब सर्वर का क्या होगा, डेटा होगा। तो जो डेटा जो होता है वो डेटा ये यहीं पर हम नहीं रखते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डेटाबेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस कॉन्फ़िगर करते हैं इसमें, डीबी। ओके, एक अलग से डीबी सर्वर हमको लेना पड़ता है। डेटाबेस में कोई भी हो सकता है। एग्जांपल मैं ले रहा हूँ एसक्यूएल, आपने नाम सुना होगा करके, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, ओरेकल। ये हमने क्या किया यहाँ पर, तो मतलब ये भी एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, आपको खरीदना पड़ेगा। ये आपने सर्वर खरीदे, ये भी आपने खरीदा, ये भी आपने खरीदा, और इसके अंदर में सारे सर्विसेज इंस्टॉल की। ओके, सम कंपनियां क्या करती है कि वो एसक्यूएल डेटाबेस यूज करती है, और कुछ जो होती है वो नो एसक्यूएल यूज करती है, नो एसक्यूएल सर्विसेज यूज करती है, नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस यूज करते हैं। ओके, रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं। ओके, बट फिलहाल के लिए एज ऑफ नाउ इसको आप समझो। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि ये तो आपका बन गया। ओके, बट इसका कुछ एक्सटर्नल डेटा होगा। इनका क्या होगा, इन सर्वर का कुछ एक्सटर्नल डेटा होगा। वो एक्सटर्नल डेटा का बैकअप हम कहाँ लेंगे, ठीक है, बैकअप कहाँ लेंगे हम लोग, इवन ये डेटाबेस का भी बैकअप, डेटाबेस का भी बैकअप। ओके, इन सर्वर का भी बैकअप और इवन डेटाबेस का भी बैकअप हम कहाँ लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा कुछ हम स्टोरेज यहाँ पर लेते हैं, राइट। ये हो गया ब्लॉक स्टोरेज, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक, शॉर्टकट में लिखता हूँ, ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है, मतलब हार्ड डिस्क एंड ऑल ये सब डिवाइसेस आप लाते हो और उसके अंदर में अपना डेटा क्या करते हो, कॉपी करते हो, मतलब आप इसमें क्या लेते हो, उसका बैकअप, राइट, बैकअप लेते हो, बराबर। उसके बाद में अब सम टाइम ऐसा होगा कि ये मेरे सर्वर अप है या डाउन है, कैसे चल रहे हैं, है ना। तो ये भी हमको इसको देखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने इसमें सर्विसेज कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, कौन सी सर्विसेज, मेलिंग सर्विसेज। ओके, मेलिंग सर्विसेज मतलब हमको क्या आने चाहिए, ईमेल आने चाहिए, हमको क्या आने चाहिए, इसमें मैसेज आने चाहिए कि हमारा सर्वर ऑन है या ऑफ है। तो ये भी सर्विसेज हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में इन ये पूरे एनवायरनमेंट को हमको मॉनिटर करना है। तो मॉनिटर करने के लिए अगेन हम यहाँ पर मॉनिटरिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग डिवाइसेस, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मॉनिटरिंग डिवाइस, मॉनिटर डिवाइस। ओके, तो ये डिवाइसेस आप लगाओगे, समझे। और आपके पास ह्यूज डेटा है, ये जो डेटा तो कॉपी किया है, पर इसको और दूसरे जगह पर रखना है, जो मुझे फ्रिक्वेंटली वो डेटा एक्सेस होने वाला है, बट पूरा डेटा इधर रखना है। तो हम क्या करते हैं, बिग डेटाबेस यहाँ पर बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सैन ही बोल सकते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क काइंड ऑफ, ऐसा हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, अब सोचो, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इतना सब कुछ आपको फिजिकली क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। फिजिकली आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यस और नो,
आया नहीं, ये पूरा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो अमेज़न ने क्या किया कि ये सब भाई आप इतना सारा मत करो, मैंने तुमको क्या दिया, कंसोल। ये देखो, ये कंसोल में ही मैंने तुमको सारी सर्विसेज दी हुई है। ओके, तुमको तुमको कंप्यूटर चाहिए क्या, सर्वर चाहिए क्या, तो मेरा EC2 सर्विस ले लो। ओके, तो ये कंप्यूटर नथिंग बट क्या होंगे तुम्हारे EC2, ठीक है, ये होंगे EC2, ठीक है। उसके बाद ये जो DB सर्वर दिख रहे SQL और ये, तो ये कौन से होंगे, ये देखो स्टोरेज में है, सॉरी स्टोरेज में नहीं, डेटाबेस में है। डेटाबेस एक साथ दिखेंगे, डेटाबेस हम लोग यहीं से इसको ये करते हैं। डेटाबेस ये दिख रहा है, RDS रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, DynamoDB, इलास्टिक कैश, नेपच्यून, ठीक है, ये सारे डेटाबेस। इसमें से हमने RDS, तो RDS में और सर्विसेज होती है SQL वगैरह, ठीक है, वो सर्विस RDS की तरफ में हमको लेकर जा रहा है। ओके, तो मैं उसको ओपन नहीं करना है, जस्ट मुझे दिखाना था। तो ये RDS सर्विस, तो ये हमने ली RDS सर्विस, ठीक है। उसके बाद LB लोड बैलेंसर, ये लोड बैलेंसर जो होता है ये हमको EC2 के अंदर में ही मिलता है। ये जो EC2 सर्विस के अंदर में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर हमको लोड बैलेंसर मिलते हैं। लोड बैलेंसर डिवाइसेस होते हैं, लेना पड़ता है, तो ये इन्होंने वर्चुअली यहीं पर हमको लोड बैलेंसर देकर रखा हुआ है। देखो लोड बैलेंसर, समझा, ठीक है, एक ही लोकेशन के तरफ में। फिर से वापस चलते हैं, तो ये हो गया हमारा लोड। उसके बाद DNS, तो DNS सर्वर हमको लेना पड़ता है, राइट, मतलब सर्विस लेकर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, राइट, पर एक फिजिकल हार्डवेयर में रहेगी ना वो। तो इन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, DNS सर्विस रूट 53। यहाँ पर आपको दिखेगा रूट 53, ढूंढना पड़ेगा एक मिनट। आप वैसे डायरेक्ट क्या लिखते तो भी दिखेगा, बट मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ कि ये भी आपको पता होना चाहिए। रूट 53 ऊपर से देखते हुए चलते हैं। ये देखो, ये नेटवर्किंग में आ रहा है, नेटवर्किंग में रूट 53 दिख रहा है। तो रूट 53 नथिंग बट DNS, रूट 53 नथिंग बट DNS सर्विस। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं राउट और रूट 53, ओके, ये सर्विस, समझे। उसके बाद में ये जो मेलिंग है, मेलिंग, तो मेलिंग के लिए इन्होंने एक सर्विस बनाकर रखी हुई है, SNS नाम की सर्विस है यहाँ पर। SNS सर्विस आपको दिखेगी, SNS सिंपल ईमेल सर्विस, एक है सिंपल ईमेल सर्विस SES बोलते हैं इसको, और एक SNS भी सर्विस है, SNS ढूंढना पड़ेगा, तो मैं एक्चुअली यहाँ लिख देता हूँ SNS। ये देखो है सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, ये SNS और क्या था SES, ये सर्विस को आप अटैच कर दोगे इनके साथ। उसके बाद में ये जो बैकअप जो स्टोरेज दिख रहा है ना, ये BS, ओके, ब्लॉक स्टोरेज, तो उसके लिए इन्होंने एक सर्विस बनाई है, ये देखो, ये स्टोरेज में S3, EFS, FXX, ऐसा ग्लेशियर, स्टोरेज गेटवे, AWS बैकअप, तो ये सर्विस इनको हमको अटैच करना पड़ेगा उसके साथ, ठीक है। तो इस पे हमारा जो ब्लॉक का डेटा है वो हम स्टोर करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ S3, सबसे फेमस सर्विस है S3 बकेट, ओके। उसके बाद मॉनिटरिंग करनी है, पूरे एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग करनी है हमको, तो हमको अलग से मॉनिटरिंग टूल्स एंड ऑल सब लेना पड़ता है, इंस्टॉल करने पड़ते हैं। और हम क्या करते हैं, छोटे कंपनी में सब कुछ एक ही कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, बड़े लेवल पर वो अलग सिस्टम्स के अंदर में टूल को डालते हैं और वहां से मॉनिटरिंग करते हैं, ओके। तो ये जो मॉनिटरिंग डिवाइसेस, तो उन्होंने क्या कर दिया, मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर एक सर्विस बनाई है, लाइक क्लाउड वॉच, ये दिख रहा है, मॉनिटरिंग रिसोर्सेज सर्विसेज। तो क्लाउड वॉच काइंड ऑफ सर्विस है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ क्लाउड वॉच
सर्विस। ओके, और जो SAN है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ये करने के लिए इन्होंने एक सर्विस और बनाई है, रेड शिफ्ट। दिख रहा है, रेड शिफ्ट डेटा वेयर हाउसिंग सर्विस, रेड शिफ्ट। ठीक है, और इसके समान और भी कुछ वेयर हाउसिंग सर्विसेज है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ रेड शिफ्ट सर्विस। समझे? ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है क्या कि एक फिजिकल में ये सब कुछ आप कर रहे थे, जब आप ये सारा आप कहाँ यूज कर रहे हो, AWS के कंसोल के ऊपर, राइट, AWS कंसोल के ऊपर आपको ये पूरा मिल रहा है। और जब आप ये एनवायरनमेंट खुद का क्रिएट करते, खुद का बनाओगे, सब कुछ लोगे उससे और खुद का बनाओगे, तो जब ये एनवायरनमेंट बनेगा तो ये जो दिख रहा है ना, ये पार्ट, ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, इसको बोला जाता है VPC। क्या बोलते हैं इसको? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, क्या बन गया ये? VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। गॉट इट? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें कि ये सारी सर्विसेज दी हुई है, कैसा हम यूज करेंगे, कैसा लगाएंगे, ये सब कुछ। तो मैंने कोशिश किया मेरे लेवल पर इजीली समझाने की आपको कि एक जो फिजिकल जो आप बनाते हो वो कैसा रहेगा, और वर्चुअल में आपको कहीं जाकर डिवाइसेस का ऑर्डर नहीं देना आपको। ठीक है, कि गए फिर वो आप नोटिस डालो कि मुझे ये डिवाइस चाहिए, फिर 8 दिन के बाद सर्वर आता है, फिर वो टीम आएगी, फिर कॉन्फ़िगर करेगा, ये चलेगा, फिर ये 2 सर्वर है तो 3 सर्वर बन जाएंगे, मतलब कितना समय होगा, तब तक कि आपका बिजनेस तो डाउन हो जाएगा, है या नहीं? बट इसमें इंस्टेंटली हम ये सारे डिवाइसेस को ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक VPC नाम का इसमें सर्विस है, देखो VPC, मैं पढ़ाऊंगा आपको VPC। ठीक है, जो अपना नेटवर्क होता है पूरा VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ये हम क्रिएट करेंगे अपना खुद का वर्चुअल प्राइवेट, एक डिफॉल्ट होता है और हम लोग खुद के भी क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर में। जैसे अपने लैब बनाते हैं, लैब नथिंग बट VPC समझ लो। यहाँ पर आपका पूरा फिजिकल एनवायरनमेंट जो पूरा ऑफिस है फिजिकल, तो वैसा यहाँ वर्चुअल आपका ऑफिस बन जाएगा, वर्चुअल खुद का डेटा सेंटर बन जाएगा, है ना? खुद का मतलब डेटा सेंटर, फिजिकल डेटा सेंटर के अंदर में और एक डेटा सेंटर बन जाएगा खुद का। ठीक है, क्लियर है? हेलो? यस। ओके, यस। चलो ठीक है, फिर थोड़ा इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोई डाउट है इसमें? पहले बताओ मुझे, कोई डाउट है किसी को इसमें? नहीं सर। इसलिए नाम खाली याद रखेंगे, याद हो जाते हैं, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे सब याद हो जाएगा। मैं 1 बाय 1 आपको पढ़ाऊंगा, तो कोई रजिस्ट्रेशन जल्दबाजी नहीं है हमको। यस। ठीक है, ओके, तो अकाउंट कैसे बनाते हमने वो देखा, ये VPC कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हमने देखा, AWS मतलब कंसोल। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं, चलो वापस चलते हैं। अब ये पूरी हमने सर्विसेज के बारे में देखा, ओके, बट यहीं पर देखो, यहाँ पर आपको ये बेल का आइकॉन दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, देखो, ओपन इश्यूज। ओपन इश्यूज का मतलब क्या होता है कि समझ लो आपने वर्चुअली इसमें से ये कोई सर्विसेज को लॉन्च करते हो, तो लॉन्च करते समय वहां से आपका बिलिंग साइकिल शुरू हो जाता है। जितने समय के लिए वो चलता रहेगा उतना ही बिल क्या होगा आपका, जनरेट होगा। समझे? तो आपने गलती से अभी प्रैक्टिस कर रहे हो करके, कंपनियों में तो कभी सर्वर बंद ही नहीं होंगे ना, 24/7 वो सर्वर चलते रहेंगे। शुभम और संदीप, आपका कैमरा ऑन है क्या? हेलो? मेरा सर नहीं सर, मेरा तो हाँ। डेस्कटॉप पे है सर, कैमरा अच्छा, नहीं है पता सर। नहीं, किसी के कैमरे दिख रहे हैं शुभम मुझे है, यहाँ पर। शुभम का नोट शुभम का है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। हाँ, तो
कहाँ पर थे हम लोग? तो ये समझ लो आपने इसको लॉन्च कर लिया और लॉन्च करने के बाद आप भूल गए बंद करना, तो आपका वो समझ लो ये अभी कितने घंटे के लिए फ्री है? 750। तो 750 तक के तो कुछ नहीं हो गया होगा आपको, बट 750 के ऊपर में हो गया तो क्या हो जाएगा? बिल जनरेट हो जाएगा, समझे? बट अब आपको पता ही नहीं है कि आपने कहाँ पर क्या किया हुआ है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें जाओगे, ये जो सर्विस थी इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर, और ये आपको दिखाएगा कि कोई इशू तो नहीं है। इशू का मतलब क्या कि कोई सर्विसेज आपकी चालू तो नहीं है कहीं पर, ठीक है? ये देखो जैसे 0 0 0 लास्ट 7 डेज में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई है जो आपकी सर्विसेज चल रही है, समझे? ठीक है, तो ये क्या है, एक टाइप का लॉग आपको दिखाता है, लॉग दिखाता है, इसलिए आपको इसको देखते रहना है कोई इवेंट, ठीक है? ये देखो जैसे मैंने क्या क्या किया था अभी तक के, इसमें क्लाउड वॉच पे काम किया, वर्क स्पेस पे काम किया मैंने, तो ये दिखा रहा है, बट मैंने करने के बाद क्या कर दिया, इनको बंद कर दिया। ये देखो क्लोज 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 क्लोज, ये सब होने के बाद मैंने सबको क्लोज कर दिया। वो क्लोज नहीं करता, ओके, तो ये मतलब एक्सीड हो जाता था और ये मुझे ये मिल जाता था, मतलब बिल आ जाता था, समझे? ठीक है, तो ये सब पे लॉग दिखा रहा है। जैसे आपका डेटा सेंटर का लॉग देखना है, अवेलेबिलिटी जोन का लॉग देखना है, रीजन के लॉग देखने हैं, ठीक है, स्टार्ट टाइम के लॉग देखने हैं, तो आप एक एक को क्लिक कर दो, ठीक है? डेट वाइज आपको देखना है तो डेट वाइज आप लॉग देख सकते हो, समझे? तो ये आपको मॉनिटरिंग हमेशा करते रहना पड़ेगा, ओके? तो ये कहाँ से देखोगे आप? ये ओपन इशू से देखोगे, ओके? और कुछ अदर नोटिफिकेशन है तो ये अदर नोटिफिकेशन के ऊपर में जाओ, ये आपको दिखेगा, स्केड्यूलिंग है किया हुआ है ये दिखेगा, बट ये जनरली हम इधर नहीं जाते, मोस्टली ओपन इश्यूज को हम लोग देखते हैं, ठीक है? कुछ इवेंट लॉग है उसको देखते हैं। तो ये आपको नए नए हो और पुराने भी होते, कंपनी में भी काम करते हो, तो भी आपको इसके तरफ में फोकस करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद में ये जो दिख रहा है ये पीएसके क्लाउड, ये क्या है? मेरा पीएसके क्लाउड अकाउंट का नाम है, पीएसके क्लाउड अकाउंट नेम है। जैसे आपने यहाँ अकाउंट नेम लिख दिया राहुल, श्री शशिकांत या संदीप या शुभम या कोई भी नेम अगर आपने लिख लिया तो यहाँ पर वो दिखेगा, ठीक है? उसके बाद ये जो अकाउंट है, दो तरीके से आप लॉगिन कर सकते हो, अकाउंट नेम से या फिर आईडी से। ये आईडी है, ये माय अकाउंट आईडी, ठीक है? आईडी ये वैसे मैं शो कर रहा हूँ आपको, बट नहीं करना चाहिए, तो अननेसेसरीली लोग हैकिंग के अटेम्प्ट करते हैं, लॉगिन करने की कोशिश करते, होगा तो नहीं। अगर आपने पासवर्ड नॉर्मल डाल के रखा हुआ तो मे बी सोशल इंजीनियरिंग ये सब चीज़ों से वो कर पासवर्ड टाइप करके, सोचो कितना बड़ा लॉस होगा आपका। समझ लो किसी ने लॉगिन कर लिया आपके अकाउंट पे और ये सब सर्विसेज को चालू कर दिया तो क्या होगा, कितना बड़ा बिल आएगा। इसलिए कभी भी अपना अकाउंट किसी को शेयर ना करो। मेरे साथ में नहीं होगा बिकॉज मैं हमेशा चेंज करते रहता हूँ मेरे पूरे पासवर्ड विद इन इसमें 1 वीक के अंदर में सब चेंज होता है। और इसमें और भी मैं एक सिक्योरिटी बताऊंगा आपको, अगर आपने किसी को यूजर नेम पासवर्ड दे भी दिया ना तो भी लॉगिन नहीं कर पाएगा, वो भी एक फीचर है जो हमको पढ़ना है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? तो ये हो गया आपका अकाउंट नंबर, माय अकाउंट। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये माय अकाउंट में जाते हो तो जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था उससे रिलेटेड ये पूरी इंफॉर्मेशन देखो, बिलिंग कंसोल के तरफ में हमको लेकर जा रहा है, ठीक है? ये पूरे अकाउंट की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, ये अकाउंट आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, मुझे अगर चेंज करना तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है? ये अकाउंट मेरे नाम पर नहीं है, दूसरों के नाम पर अकाउंट है, मैम के नाम पर। उसके बाद में ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट है क्या, वो दिया जाएगा, ओके? ये AWS रीजन्स दिए हुए हैं, ये सारी उसकी इंफॉर्मेशन है। और ये देखो ये सारे रीजन क्या फिलहाल बंद है, तो इनको अगर ऑन करना है तो मुझे यहाँ पर इनेबल करना पड़ेगा, तो ये रीजन भी इसमें ऐड हो जाएंगे। कितने रीजन में मैं लॉगिन हो सकता हूँ सबकी इंफॉर्मेशन उन्होंने दिखाया है, इतने रीजन में हम लॉगिन हो सकते हैं ऑलमोस्ट। कितने हैं काउंट करो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 है ना, 17 रीजन में मैं यहाँ पर लॉगिन कर सकता हूँ,
ये यूजर की इंफॉर्मेशन है, आई एम यूजर्स, ओके कॉन्टैक्ट। तो ये इंफॉर्मेशन को आप अगर इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। और अकाउंट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अकाउंट को क्लोज करना है, तो आप यहाँ पर अगर इन सबको सेट करते हो और यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ जाकर आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हो, ओके। उसके बाद फिर से जाओ माय ऑर्गेनाइजेशन। माय ऑर्गेनाइजेशन, अपने कंपनी की पूरी प्रोफाइल को आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। अभी मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना है। क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ पर कर सकते हो, देखो नीचे। फिलहाल हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, नहीं छेड़ेंगे, ओके। अगर आप पर्टिकुलर कंपनी में वर्क कर रहे हो तब आप इसमें क्रिएट करोगे, ठीक है। उसके बाद में बिलिंग, माय बिलिंग डैशबोर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है, ओके। माय बिलिंग डैशबोर्ड, यहाँ पर जाओ। अभी देखो मेरे यहाँ पर कुछ भी बिल ही नहीं है, दिख रहा है, 0 बिल है। अगर आपका कोई बिल जनरेट हुआ है तो जैसे आप माय बिलिंग में जाते हो ना, तो सबसे पहले यही आपके सामने आ जाता है, ओके। तो एज पर एक्सचेंज रेट आज का क्या है, $74 रुपीज है पर डॉलर के इसमें, पर डॉलर, राइट। तो ये इसमें आपको दिखा देगा वो, ठीक है ये। और यहाँ पर ये भी दिखा देगा कि आपने ये फ्री टियर, ये तो फ्री टियर में क्या क्या है आपको वो दिखा रहा है, ओके। आप इस पर क्लिक करोगे तो फ्री टियर में ये सारी चीजें हैं जो आपको अवेलेबल हैं। तो इसमें से आप क्या क्या आपने यूज किया हुआ है, जैसे देखो मैंने ये S3 यूज किया हुआ है, 83 रिक्वेस्ट किया था मैंने, और आने वाले समय फोरकास्टिंग बता रहा 92 रिक्वेस्ट आपकी हो सकती है, राइट, ठीक है। फ्री टियर में कितनी रिक्वेस्ट है, देखो 2000। उसके बाद में इलास्टिक कंप्यूट मतलब EC2 750 आवर्स के लिए है, ये फ्री है। मैंने कितना यूज किया अब तक के, 9 घंटे, ठीक है। अप्रोक्स नेक्स्ट आने वाले समय में 10 घंटे तक के हो सकता है, ठीक है। ये मेरा जस्ट मैंने अभी अकाउंट बनाया, बाकी पुराने अकाउंट मेरे दूसरे हैं, ओके। तो उसके बाद में S3 दूसरा अगेन मैंने कैसे यूज किया, 141 रिक्वेस्ट हुई है टाइम के हिसाब से, ऐसा पूरा EBS वॉल्यूम मैंने ये यूज किया था, ओके। तो इसका कोई बिल जनरेट नहीं है यहाँ, तो ये इंफॉर्मेशन आपको इसमें दिखा देगा, ओके। 1 बाय 1 आप इसमें जाकर देखोगे, 1 बाय 1। यहाँ से बजट, ठीक है। बिलिंग में जाने के बाद में बजट वाले ऑप्शन पे जाना आपको, यहाँ से क्रिएट अ बजट करना, ये इंपॉर्टेंट है, आप नया हो तो। क्रिएट अ बजट, कॉस्ट बजट, इसको सेट करो और अपने बजट का नाम दे दो, ठीक है। तो आप यहाँ पर MB माय बजट मैंने लिख दिया, ओके। बजट के मंथली बिलिंग पीरियड क्या आपका मंथली करना है, आपको डेली करना है, डेली बजट दिखाना है, क्वार्टरली दिखाना है, एनुअली दिखाना है। मंथली मैं सेट करता हूँ, ओके। मंथली नवंबर के लिए फिक्स रहेगा कितना, 1। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 1, मतलब 1 का मतलब क्या हो गया, $1। अगर मेरा यूजेस $1 तक गया और $1 के ऊपर में आया तो मतलब मुझे क्या करो, आप नोटिफाई करो, ऐसा उसका बिलिंग है। मतलब $1 के ऊपर में यूज मत करो मेरे अकाउंट में। अगर मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया तो कितने डॉलर यूज करेगा वो, $100 तक कोई नोटिफिकेशन नहीं देगा, क्योंकि आपने सेट करके रखा हुआ आपका बजट, समझे। इसीलिए आप इसमें बजट कितना सेट करो, खाली $1 का। तो जैसा $1 होगा पट से आपको क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ भाई $1 हुआ है, कुछ तो मेरा सर्विस मेरा चल रहा है, समझे। तो ये सारी चीजें हैं, ये प्लानिंग है पूरी आपकी, इसमें आप कर सकते हो और इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, समझे, ठीक है। और यहीं से बैक जाओ, आपको और भी सर्विसेज इसके अंदर में मिलेगी। यहाँ पर आप पूरा बजट रिपोर्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पर कोई रिपोर्ट हमने क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो बजट रिपोर्ट आप यहाँ क्रिएट करो, ठीक है। देखो रिपोर्ट नेम यहाँ पर वो शो करेगा, ठीक है। वैसे इसको हम आगे में और करेंगे ही। उसके बाद में जैसे ये एक ऑप्शन है जो हम तो मोस्टली करते हैं, कॉस्ट कैटेगरी। ये काय के लिए होता है कि हमारे पास में मल्टीपल एम्प्लॉय होते हैं, मल्टीपल एम्प्लॉय को हम लोग सर्विसेज देते हैं यूज करने के लिए, मतलब अकाउंट क्रिएट करते हैं। जैसे मैं अभी लॉगिन हूँ, किससे लॉगिन हूँ, मैं वो रूट यूजर से लॉगिन हूँ, बट हम कभी भी रूट यूजर से लॉगिन नहीं करते। कंपनी में यूजर्स को हम लोग क्या करते हैं कि लोकल यूजर देते हैं, अकाउंट देते हैं।
और जैसे वो लॉगिन करेगा, कोई सर्विसेज यूज करेगा, तो उसने क्या सर्विसेज यूज की है और कौन सी कैटेगरी, तो आप यहाँ पर कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको आप मॉनिटरिंग कर सकते हो, समझे। उसके बाद में समटाइम क्या होता है कि अपने को इसमें ये भी मिलता है, अमेजोन की तरफ से क्रेडिट मिलता है, बैक आता है कुछ, जैसे हम लोग पॉइंट मिलते हैं अपने को, रिवॉर्ड, तो रिवॉर्ड अगर आते हैं तो आप यहाँ से रिडीम कर सकते हो, ठीक है, और वो रिवॉर्ड को जो अमाउंट है जो आया है उसको आप अपने बिलिंग में ऐड कर सकते हो, समझे। कोई आपने ऑर्डर दिया होगा, कोई इनवॉइसेस क्रिएट किए हैं, ये सब यहाँ पर आपको दिखेंगे, किसी सर्विस का आपने ऑर्डर दिया है वो, ठीक है, इधर में आएगा। उसके बाद में ये बिलिंग प्रेफरेंसेस, कि जैसे मुझे जो बिल आएगा, बिल कैसा जनरेट होगा, रिसीव बिल पीडीएफ इनवॉइस के अंदर में मेल आएगा, रिसीव फ्री टियर यूजेस मेल, ये लिखना जरूरी है, आप लोग भी कर लेना। तो जैसे मैं कर रहा हूँ ये, कि अगर इधर में कुछ भी होता है तो मुझे मेल कहाँ पर आए, ये अकाउंट पे आए, ठीक है, बट मैं ये नहीं देता हूँ, जो मेरा वो जो अकाउंट है वही दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, aws.psk क्लाउड, ठीक है। तो जैसे कुछ भी होगा इधर में तो क्या आएगा, मुझे मेल आ जाएगा, रिसीव बिलिंग अलर्ट ऑल्सो, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको सेव, तो इसमें जाओ एक बार, टर्न ऑन लेगेसी डिटेल बिलिंग फीचर्स, यस, नो, कोई जरूरत नहीं है, हम इस सीधा कॉन्फ़िगर करता हूँ, समझे। तो अगर मैंने जब लिखा था ना $1 वाला, $1 अगर हो गया तो पट से मुझे इस ईमेल आईडी पे क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा। या बाकी अदर चीजें भी मैं करता हूँ तो भी मुझे इस पे क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड में अगर आप जाते हो तो ये देखो, ये दिखाएगा, ये मेरा कार्ड यहाँ पर है, ठीक है, ये कार्ड है, ठीक है। आप कार्ड को रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से, पर पहले ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद में रिमूव होगा। अगर आपका कोई बिल जनरेट हुआ है तो आप यहाँ से क्या कर दोगे, मेक अ पेमेंट, तो ये कार्ड से आपका पैसा कट जाएगा, समझे। तो मैंने यहाँ पर कुछ इनेबल नहीं किया हुआ है, ये देखो सब मैंने बंद करके रखा हुआ है, ओके। तो ऑटोमेटिकली पहली बात तो पैसा कभी काटते ही नहीं है लोग, काट ही नहीं सकते पैसा ऑटोमेटिकली। नेट बैंकिंग से देना है पेमेंट, अब नेट बैंकिंग से भी आप दे सकते हो, ठीक है। ये कंसोलिडेटेड बिलिंग मींस आप दूसरे अकाउंट के साथ में शेयरिंग कर सकते हो, ठीक है, बिलिंग का, अगर मल्टीपल आपके अकाउंट अगर है तो, ठीक है। और ये टैक्स की सेटिंग, अगर आपकी कंपनी टैक्स पे कर रही है तो उसके लिए आप अगेन, ये पूरा बिलिंग है, इसमें अगर आपका पैन नंबर, बाकी टैन नंबर है तो सब आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये देखो मैनेज पैन एंड ऑल, ये टैक्स रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ आपको यहाँ करना पड़ेगा। जैसे पीएसके का सब है, हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट ये ट्रायल अकाउंट है इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, और इसका आप एक एक्सेल फाइल भी आपको मिल जाएगा, समझे। तो ये देखो, ये सबसे, अगर आप चाहते हो कि आपका बिल जनरेट ना हो तो इस सर्विस के तरफ में सबसे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। इसको कॉन्फ़िगर करो, और यहाँ कुछ अगर लगे तो आप मुझे पूछो। मैंने जस्ट बेसिक लेवल पर आपको बताया है, करते करते आपको सब समझ में आ जाएगा, राइट। अब यहीं पर आप क्या करो, यहाँ पर सिक्योरिटी क्रेडेंशियल लगा सकते हैं, माय सिक्योरिटी, मतलब ये अकाउंट रिलेटेड है, कि जैसे मैंने कहा ना ये अकाउंट पे लोग अटेम्प्ट करते हैं, तो हम इसमें एक सिक्योरिटी लगा सकते हैं जिसको हम लोग MFA बोलते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा MFA कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। ये लगा दिया, अगर आपके पास मेरा यूजर ने पासवर्ड भी रहा तो भी आप मेरे अकाउंट पे लॉगिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका ऑथेंटिकेशन जो होगा वो ऐसे होगा, जैसे मोबाइल पे मैं एक ऐप डाउनलोड करूंगा, वो ऐप में एक पासवर्ड जनरेट होता है, ठीक है, OTP काइंड ऑफ, जब तक कि हम टाइप नहीं करेंगे तब तक के वो लॉगिन नहीं देगा, ठीक है। कुछ कंपनियां क्या करते हैं, डिवाइसेस ही खरीद लेती हैं, ये देखो अदर डिवाइसेस, MFA डिवाइसेस। आपने देखा होगा कभी आप बैंक में वगैरह जाते, मैंने देखा है काफी बार, वो कंप्यूटर पे बैठते आगे में एक डिवाइस लगा रहता, थंब लगाते, वो जैसे थंब लगाते तभी लॉगिन कर पाते हैं। कभी सुना है, कभी किसी की देखा है कि थंब लगाएंगे तभी वो कंप्यूटर पे लॉगिन कर पाएंगे, तो वो क्या है, वो MFA है, बराबर। यूजर ने पासवर्ड उसका अलग होगा ही, पर जो थंब है वो बंदा नहीं तो कंप्यूटर में लॉगिन ही नहीं हो पाए,
ठीक है। तो उस टाइप की सर्विसेज हम लोग अपने अकाउंट पे लगाएंगे और मैं बताऊंगा आपको एक, ठीक, एक टॉपिक में ही है अपना, ये पूरा कॉन्फ़िगर करेंगे। जस्ट मैं भी आपको ये ओवर भी दे रहा हूँ इसका। साइन आउट करना है, आप यहाँ से साइन आउट करो, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद में अगर आपको सपोर्ट चाहिए, ठीक है, सपोर्ट, तो आप ये सपोर्ट सेंटर पे जा सकते हैं। बट हमारा ये बेसिक अकाउंट है, तो बेसिक अकाउंट में आपको फुल सपोर्ट नहीं मिलेगा, खाली बिलिंग रिलेटेड सपोर्ट हमको इसमें मिलेगा। बट अगर आपका डेवलपर या फिर आपका अगर कंपनी का अकाउंट है, ठीक है, स्पेशल, तो उसमें आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, बट उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। सपोर्ट चाहिए तो आपको यहाँ से केस क्रिएट करना पड़ता है, क्रिएट अ केस, मतलब एक टिकट जनरेट करना पड़ता है, ठीक है, एक रिक्वेस्ट। और कैसा, किससे रिलेटेड करना चाह रहे हैं आप, अकाउंट एंड बिलिंग सपोर्ट चाहिए आपको, सेविंग लिमिट इंक्रीज हो रही है आपका, सर्विस लिमिट उसके लिए चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, वो आप यहाँ पर करो। तो ये बिलिंग रिलेटेड चाहिए, तो कौन सी केस यहाँ पर आप लिखोगे, ठीक है, ये अकाउंट मैनेजमेंट, बिलिंग, एडुकेट, जो चाहिए, बिलिंग लिखा आपने, कैटेगरी, ठीक है, कैसे कैटेगरी, ये कैटेगरी यहाँ पर है, ये डिस्प्यूट है कुछ, ओके, चार्जेस, सब्जेक्ट क्या है आप लिखोगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दोगे और उसका फोटो भी निकाल लोगे, अटैच कर दोगे और सेंड कर दोगे उसको। अटैच कर दिया, अपलोड कर दिया, यहाँ से ये देखो सबमिट कर दिया। ये इवन आपको इसको सपोर्ट कैसे चाहिए, वेब चाहिए, चैटिंग करना है, फोन चाहिए, आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको क्या करेंगे, फोन करेंगे। समझ में आया, ठीक है। तो ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से कंट्री से आप, तो वो कंट्री का मतलब अपना मोबाइल नंबर डालोगे, आपको कॉल बैक आ जाएगा, ठीक है, सबमिट कर दोगे। तो इसका सपोर्ट ये बहुत लेना पड़ता है, रियल सिनेरियो में सपोर्ट लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, कुछ भी अगर इश्यू होता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में आपको कुछ और जानकारी चाहिए, फोरम दिए इनके, कुछ पढ़ना है आपको, तो आप फोरम में जाकर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये देखो इसके फोरम ओपन हो रहा है। उसके बाद यहीं पे डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, ठीक है, इनके कुछ पीडीएफ, एचटीएमएल फॉर्मेट में डॉक्यूमेंटेशन है, वो बहुत बड़े बड़े, बहुत लेंदी है, आपके पास उतना समय है तो पढ़ सकते हो। ये देखो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं इनके सर्विसेज रिलेटेड, बट 700, 800, हजार पेजेस के डॉक्यूमेंट्स हैं और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो हमने क्या किया, इसको शॉर्ट किया, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये सर्विसेज आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, समझा। और ट्रेनिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया हुआ है, ओके। हाँ, अब है मेन पार्ट। मेन पार्ट कौन सा, ये वाला। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल। यहाँ पर क्या लिखा है, ग्लोबल। अब देखो हम चलते हैं इधर वो समझने के लिए फिर से। हमने कल देखा था ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये चीजें हमने कल निकाली थी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजी बोलते हैं। मतलब एजी नथिंग बट अ डेटा सेंटर, एजी, ठीक है, ये है आपके एजी डेटा सेंटर। और ये जो एजीज जो होते हैं ये कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये एक दूसरे के साथ, ऐसे एक दूसरे के साथ में एजीज कनेक्टेड होते हैं। एजीज नथिंग बट अ डेटा सेंटर। और ये एजीज कहाँ पर होते हैं, एजीज कहाँ पर होते हैं, रीजन में, रीजन, राइट। ये यहाँ पर मैं कॉपी करता लिख लेकर, एजीज कहाँ पर होते हैं, रीजन में, ठीक है, ये रीजन, राइट। रीजन मतलब क्या हो गया, एक जियोग्राफिकल लोकेशन, राइट, एक जियोग्राफिकल लोकेशन होता है, जियो लोकेशन, ओके, वो होता है। तो अब ये जो रीजन जो होते हैं ना, ये रीजन मतलब इसके अंदर में कंट्री वाइज ये रीजन दिए हुए, राइट, कंट्री वाइज। तो ये जो रीजन है ये दो टाइप के हैं, ये दो टाइप का रीजन है जिसमें सर्विसेज आपकी चलेगी। एक जो रीजन होगा कौन सा होगा, ग्लोबल होगा, ग्लोबल। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इधर में देखोगे तो ग्लोबल, ओके। और ये होंगे कंट्री वाइज, मतलब इनकी जो कुछ सर्विसेज है, दिख रही सर्विसेज,
ये जो सर्विसेज है, ये कुछ सर्विसेज कैसा है कि रीजन वाइज है, कंट्री वाइज सर्विसेज दी हुई है, राइट। जैसे अगर आप EC2 को सिलेक्ट करोगे तो देखो यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा। इधर देखो मैंने EC2 के ऊपर में क्लिक किया, ये देखो चेंज हो गया। क्या है यहाँ पर? मुंबई, क्योंकि मैंने जब लॉन्च किया था अपना ये तो मुंबई के लिए किया था मेरा डेटा सेंटर। तो ये मुंबई से नहीं, मुझे मुंबई में नहीं करना है, मुझे हांगकांग में करना है। तो मैं देखो यहीं बैठकर कहाँ जा रहा हूँ, मैं हांगकांग में जा रहा हूँ। पर हांगकांग के लिए बोल रहा है कि आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। ओके, ये अलाउ नहीं कर रहा, करना पड़ेगा इनेबल। चलो सिंगापुर पे जाना है, सिंगापुर के रीजन में मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दूसरी ये इधर में अगर मैं कुछ भी सर्विस लॉन्च करता हूँ EC2, तो ये कहाँ पर होंगी? सिंगापुर पे, समझे क्या? ये सिंगापुर पे सर्वर रहेगा, पूरी सर्विसेज इसकी सिंगापुर रीजन के अंदर में आएगी, ठीक है। तो यहाँ से बैठकर हम कहीं पर भी कोई भी रीजन में अपना डेटा सेंटर ये कर सकते हैं, मतलब सर्वर लॉन्च कर सकते हैं। ओके, बट कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जो कैसी होती है? ग्लोबल होती है। जैसे बिलिंग में गए हम लोग, बिलिंग, ठीक है। यहाँ पर अगर हम जाएंगे अपने अकाउंट में बिलिंग में, तो जैसे मैं बिलिंग पर जाता हूँ तो ये बिलिंग कौन सी सर्विस है? सबके लिए एक ही होगी ना, तो ग्लोबल में आती है, ठीक है। ये ग्लोबल सर्विस में आती है। जैसे यूजर, अगर मैं यूजर्स के लिए जा रहा हूँ, यूजर, तो यूजर काय में आएगा? ये भी आएगा ग्लोबल में। यूजर सर्विस भी ग्लोबल, सबके यूजर क्या रहेंगे? कॉमन। ओके, ग्लोबली चलेंगे, समझा? तो कुछ सर्विसेज ग्लोबली चलती है और कुछ सर्विसेज स्पेसिफिक रीजन के अंदर में चलती है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है। तो अभी हम कौन से रीजन पे काम कर रहे हैं? हम लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं? मुंबई में, है ना, एशिया पैसिफिक। ओके, एशिया पैसिफिक, इस पे जाना है, माय अकाउंट में जाना है आपको। यहाँ से एक सर्विस में जाना पड़ेगा, सॉरी, सर्विसेज में जाओ, यहाँ जाकर अकाउंट को चेंज कर दो। मुंबई। अब मैं जो कुछ भी करूंगा दोबारा, तो सब कुछ काय में आएगा? मुंबई के अंदर में आ जाएगा, समझे? ओके, देखो यहाँ पर मुंबई में क्या है? मेरा की पेयर है। हम की पेयर क्या था वो भी जानेंगे, बट यही से अगर मैं सिंगापुर में अगर जा रहा हूँ ना, अभी देखो सिंगापुर पे, तो ये सिंगापुर में ये दो नहीं दिखेंगे आपको। ये देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है, समझे क्या? लोड बैलेंसर इसके अंदर में कुछ भी नहीं चल रहा है, मतलब ये सर्विसेज ऐसी चल रही है। तो आप इसको ऐसे चेंज करो, विद इन अ क्लिक आपका डेटा सेंटर चेंज हो रहा है। ओके, तो चलो डायग्राम की तरफ में हम लोग दोबारा चलते हैं। तो ये हमारा एक ग्लोबल सर्विसेज होगी और पर्टिकुलर रीजन पे होगी। तो पर्टिकुलर रीजन जैसे मुंबई, ओके, तो मुंबई, बट मुंबई के इनके मुंबई मतलब डायरेक्ट कंपनी में मुंबई नहीं बोला जाएगा, वहां पर कोड का नाम लिया जाता है, कोड लिया जाता है। देखो मुंबई का एक कोड है, क्या है कोड? AP साउथ, दिख रहा है ये AP-South 1। देखो सबके कोड है। आपको बोला जाएगा कि हाँ AP साउथ पे 2 सर्वर लॉन्च कर दो, ठीक है। AP साउथ में जाकर वो चेंजेस कर दो, AP ईस्ट में जाकर चेंज कर दो। तब आपको पट से दिमाग में आना चाहिए कि भाई हाँ AP साउथ बोला क्या? हाँ मुंबई में मेरे को जाना है। अच्छा, US ईस्ट 1 बोला तो हाँ मुझे कहाँ जाना है? नॉर्थ वर्जीनिया में जाना है, ठीक है। ओहायो में बोल दिया तो मतलब US EC2 बोल दिया तो कहाँ जाना है मुझे? ये तो US मतलब ये US के अंदर में है। ओके, AF साउथ 1 कहा तो केप टाउन अफ्रीका में जाना है, समझा क्या? ठीक है, तो ये कोड को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है, बट पढ़ते पढ़ते सब याद हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो ये कोड तो AP-South, तो यहाँ पर रीजन में AP-South क्या है? 1 ही है ना उसमें, AP-South 1, ठीक है, क्लियर। तो अब अगर मैं इस रीजन में ये जो डेटा सेंटर से AZ है, इस AZ पे अगर मैं एक मशीन लॉन्च कर रहा हूँ, ओके, ये डेटा सेंटर है पूरा, ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ मशीन करता हूँ, ये मेरा क्या है? एक सर्वर है, लॉन्च किया मैंने EC2 एक मशीन लिया मैंने, लॉन्च किया। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो सर्वर जो होगा, रैक होगा, उसके अंदर में सर्वर चलेगा,
ओके, तो ये लॉन्च किया, मेरा यहाँ से क्या चल रहा है, मेरा ये वेब सर्वर चल रहा है, मेरी वेबसाइट है xyzpskTech.com, ये मैं रन कर रहा हूँ, ओके, इंडिया से। बट नहीं, मुझे अभी दूसरी सर्विस, दूसरी वेबसाइट लॉन्च करनी है, मुझे क्या करनी है, यूएस में। तो सिंपली हमको यूएस में जाना नहीं है, हमको क्या करना है, इधर जाना है, यहाँ जाना है, और ये नॉर्थ वर्जीनिया एग्जाम्पल, उसके अंदर गए और यहाँ जाकर हमको अपनी सर्विस को लॉन्च कर देना है। ये लो, नॉर्थ वर्जीनिया में जाकर मैं एक सर्विस को लॉन्च कर रहा हूँ, EC2, ओके, या फिर दूसरी कोई सर्विस लेनी है हमको, ठीक है, तो उसके ऊपर क्लिक कर दोगे, नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर में वो सर्विस क्या हो जाएगी, लॉन्च हो जाएगी। इसे S3 बकेट कॉन्फ़िगर करना है हमको, तो नॉर्थ वर्जीनिया में क्या चला, S3 बकेट भी ग्लोबल होता है, S3 बकेट भी ग्लोबल सर्विस के अंदर में आता है, ठीक है, बट हम उसमें सेट कर सकते हैं। ये देखो, ये ग्लोबल पे चला गया, ओके, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या, कि हम सर्वर को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, रीजन हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, जस्ट वही मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर, ठीक है। इस लेवल पर कोई डाउट है तो पूछो। 1 2 3, ओके। एक करना पड़ेगा सर, और डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ, करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, नहीं किसी को कुछ आ रहा होगा कि ऐसा कुछ, तो पूछ सकते हैं, जिनको नहीं है ओके। नहीं सर, अभी तो फिलहाल नहीं है। नहीं सर, फिलहाल नहीं है, ओके। तो रीजन का कॉन्सेप्ट समझाना, यस सर। एजेड का कॉन्सेप्ट समझाना ने, वो शुभम जब क्लास चालू होने के पहले पूछ रहा था, सर रीजन क्या होता है, एजेड क्या होता है, ऐसा, ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब देखो ये रीजन कितने हैं और एजेड कितने, मैंने कल बताया था आपको, देखो कल हमने इसके बारे में देखे थे। हाँ, ये देखो यहाँ पर हमने ये बनाया था, इसमें मैंने बताया था आपको शायद 77 कुछ। हाँ, ये देखो 24 लॉन्च रीजन है, दिख रहे, 5 अनाउंस किए हैं, 77 अवेलेबिलिटी जोन है, ठीक है, मतलब एजेड है, ये दिख रहा है यहाँ पर 245 कंट्री में, बट ये 24 दिखा रहा है। तो एक्चुअली 24 कैसे दिखाता है, ये जो लॉन्च होने वाले हैं, जो उनको भी काउंट करता है, ठीक है, जो सब अभी क्या कॉन्सेप्ट है पता नहीं, बट जब फिजिकली आप काउंट करते हो ना, यहाँ जाकर देखो, काउंट करो आप यहाँ से फिजिकली, 1 2 3 4, राइट, 5 5 sorry 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने दिखा रहे हैं यहाँ पर, 20 दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर आपने 2 महीने पहले देखा होता तो यहाँ पर खाली 18 दिखा था, उसके पहले दिखा होता तो 16 दिखा था, ठीक है। और जो भी आने वाले हैं, अभी जो आने वाले हैं उसका भी पता नहीं, मतलब वो यहाँ शो नहीं कर रहा, बट डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने क्या कर दिया, शो कर दिया है, ठीक है। और ये हमेशा चेंज होते रहता है, ये कांस्टेंट, ये बढ़ते रहता है, कम नहीं होता कभी भी, ये हमेशा बढ़ते रहेगा। तो किसी को उठाकर नहीं बोलने का, पहले यहाँ पर देख लेना, ठीक है, काउंट कर लेना और उसके बाद में बोलना, या फिर अप्रॉक्स बताना कि ऐसे ऐसे होता है, राइट। तो हर एक, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक रीजन हो गया, समझ में आया क्या, ये क्या हो गया, एक रीजन हो गया। पर हर एक रीजन पे क्या होते हैं, डेटा सेंटर, ये रीजन हो गया, और हर इस पे क्या होते हैं, डेटा सेंटर। तो मैंने मुंबई में कितने डेटा सेंटर शो किया, 3, राइट। तो यहाँ 3 है या नहीं है, चेक करना है आपको। अब हम मुंबई रीजन में हैं, तो डेटा सेंटर कहाँ दिखाएंगे, ये देखो नीचे में, ये देखो एशिया पैसिफिक मुंबई में कितने रीजन है, ये AP साउथ 1A, ठीक है, दिख रहा है 1 है, AP साउथ 1B, AP साउथ 1C, ये इनके नाम है, इनको आप कॉपी कर सकते हो, एक एक को कॉपी करो और ये यहाँ पर पेस्ट करो, इसको नाम दिया तुमने, ये ठीक है, ये डेटा सेंटर का नाम है। इस पे जाओ, AP साउथ, यहाँ पर क्या था, B,
है ना, यहाँ पर B. था बी और इधर में C. यहाँ पर था सी। ठीक है, एक बार देख लो, 1C 1B 1C, ये इनके नाम है। ओके, और एडिशनल आते तो आप उसको भी इनेबल कर सकते हो यहाँ से, अगर आते हैं तो। अभी फिलहाल नहीं है। अभी दूसरे रीजन में जाओ, जैसे ये नॉर्थ वर्जीनिया में कितने डेटा सेंटर है उनके, नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में कितने डेटा सेंटर हैं, मतलब कितने एजीज हैं, ये देख कितने हैं, 1 2 3 6, 6 एजीज है, मतलब 6 डेटा सेंटर है, समझे, 6 डेटा सेंटर है। ऐसे आप अलग अलग कंट्री में जाकर आप देखोगे, काउंट करोगे कि कितने हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, 77 है बोला, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उन्होंने क्या कहा, ओवरऑल 77 है। ठीक है, तो ये आपको इसमें समझना है, समझे। और ये सारे डेटा सेंटर, ये कोई जैसे मुंबई बोला तो मैंने कल 2 दिन से बोल रहा हूँ कि मुंबई बोला तो जरूरी नहीं है मुंबई के अंदर में होंगे, ये नहीं, ये मुंबई के आसपास में होंगे। हो सकता है कि एक डेटा सेंटर कहाँ पर हो, इनका पुणे में हो। ठीक है, एक मे बी एक डेटा सेंटर कहाँ पर हो, समझ लो एग्जाम्पल, हाँ सोलापुर लिखता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, एक डेटा सेंटर कहाँ पर हो आसपास में, और कोई सिटी नासिक है ना, नासिक ठाणे एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हो, समझे। ओके, और ये यहाँ पर मेट्रो फाइबर के थ्रू ये सारे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ऐसा डिस्टेंस क्यों दिया होगा उन्होंने, ये आइसोलेटेड है, एक दूसरे से आइसोलेटेड है, मतलब पता नहीं है। ओके, तो ऐसा क्यों दिया होगा बताओ, समझ लो। पुणे से मतलब मुंबई से अगर कोई एक पुणे में है, एक मुंबई में, तो कम से कम कितना डिस्टेंस होगा इसका, 300-400 किलोमीटर का डिस्टेंस तो होगा ही, इसका भी डिस्टेंस होगा, राइट। तो समझ लो कि अगर ये डेटा सेंटर में कुछ हो गया, ये डेटा सेंटर में कुछ अगर हो गया तो आपका डेटा कहाँ रहेगा, ये डेटा सेंटर, डिजास्टर रिकवरी। हाँ, यहाँ डिजास्टर रिकवरी के लिए उन्होंने दिया हुआ है, डेटा यहाँ रहेगा। और वो रिकमेंड भी करता है अमेजॉन क्या बोलता है कि जब भी आप अपने सर्वर लॉन्च करते हो ना, तब आप मल्टीपल एजी में लॉन्च करो, मल्टीपल एजी में लॉन्च करो, ऐसा उनका है, ताकि अगर एक एजी भी गया तो भी रहेगा। मतलब ऐसा होता तो नहीं है, बट हो गया तो आपका डेटा इधर में रहेगा। ओके, बट किसी ने बोल दिया नहीं सर पूरा रीजन ही गया, तो पूरा मुंबई, पूरा भारत देश ही अगर डूब गया तो उसके लिए क्या होगा, सेम दूसरा हम क्या कर सकते हैं, मल्टी रीजन डेटा रख सकते हैं, समझे क्या। मल्टी रीजन, हम रीजन टू रीजन यहाँ पर कनेक्टिविटी करवा सकते हैं। रीजन टू रीजन कनेक्टिविटी को बोला जाता है पेयरिंग। क्या बोलते हैं, पेयरिंग, रीजन पेयरिंग। बट बहुत पैसा लगता है इसके लिए। ठीक है, पैसे लगेंगे ना, आपका डेटा इतना दूर से डेटा ट्रैवल हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, पूरा मैनेजमेंट हो रहा है, तो कंपनियां जो अफोर्ड कर रही है वो तो करती है, रहता ही है, करते हैं वो। ये तो हम अपने लेवल पर सोच रहे हैं कि पैसा लगेगा, हमारे लिए 1000 रुपये 1500 रुपये बहुत ज्यादा है, राइट। वो तो उनका करोड़ों में काम चल रहा है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। और जो फ्री अकाउंट भी दिया है वो तो हमारे जैसे लोगों के लिए दिए है ना, जो पढ़ रहे हैं। कंपनी के लिए तो कोई मतलब ही नहीं ना उसका, क्योंकि सर्वर जो चलते हैं वो क्या चलते हैं 24/7, तो उनको कोई फर्क पड़ता है क्या उससे, फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या टाइम है क्या है। उल्टा उनको ऑफर देता है अमेजॉन 70-80% तक, अगर आप पहले से, अगर आप अपफ्रंट पे करते हो, पहले एडवांस पेमेंट करते हो, बुकिंग करते हो, तो आपको उतना डिस्काउंट मिलेगा। हम आएंगे, उसका एक टॉपिक है अपना, वो टॉपिक की तरफ में जाएंगे, उसमें मैं बताऊंगा, मैंने लिखा हुआ है, देखो ये पीपीटी में मैंने वो सारी चीजों को मेंशन करके रखा हुआ है, जस्ट आपको मुझे बताना है, इसमें है सब कुछ। ठीक है, ये देखो ये सब बताऊंगा, इजी टू प्राइसिंग, ऑन डिमांड क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं अपकमिंग क्लासेस में। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट और, अब कोई और डाउट। अब क्या बताया, इनके नाम बताया मैंने, राइट। ये एक दूसरे के साथ में मेट्रो फाइबर के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, इनका लोकेशन अलग अलग होता है, एक दूसरे से क्या होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं। ठीक है,
और अगर आपको लॉन्चिंग करना है तो ये मल्टीपल इसमें लॉन्च करना पड़ेगा, राइट। और आप इसका पेयरिंग कर सकते हो, मल्टी रीजन में भी आप अपना डेटा रख सकते हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है भी आपका, मैं समझ लेता नहीं कि रीजन भी आपको समझ में आ गया और एजेड भी आपको समझ में आ गया। ओके ओके। और मैंने कल आपको बताया था एक चीज कि समझ लो इधर में कोई दूसरा छोटा सा देश है, श्रीलंका काइंड ऑफ, ओके, और वो रिसोर्सेज यहाँ है जो मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है तो लेटेंसी इशू आएगा, स्पीड, राइट, यहाँ पर इशू आएगा। तो ऐसे समय में क्या करती है कंपनियां, कैश सर्वर, कैश सर्वर लगा देती है, तो कैशिंग है ना। तो ये कैश सर्वर इसमें रहता है, तो इन सब का कैश इसके अंदर में स्टोर होगा। अब जब भी रिक्वेस्ट करेगा वो कैश सर्वर से करेगा, कैश सर्वर वो यहाँ से लेते रहेगा, समझे, स्ट्रीमिंग इधर से उसके पास होते रहेगा। इसकी इधर में कोई डेटा नहीं है, फिजिकल जो डेटा है वो यहाँ पर जस्ट खाली लिंक है उसकी, उसको हम क्या बोलते हैं, एज लोकेशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे छोटे 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 पूरे वर्ल्ड भरे में उन्होंने एज लोकेशन कॉन्फ़िगर किए हैं वर्ल्ड में, ठीक है, क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ओके। अब रही बात यूजर्स की, लॉगिन, ये बेसिक है, इसका अलग टॉपिक है हमारा आईएम का। यूजर्स की, जैसे अब मैं किससे लॉगिन हूं, मेन रूट से। रूट अकाउंट कभी भी नहीं मिलता, जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो मेन मैनेजर जो रहेगा, क्लाउड मैनेजर, उसके पास में ही रूट के एक्सेस होते हैं, और वो वही से वो, इवन अगर आप वहाँ इंजीनियर भी होंगे, क्लाउड इंजीनियर, आप खुद मैनेज भी कर रहे होंगे तो भी आपका रूट का एक्सेस नहीं मिलता। तो वो क्या करते हैं, उसके लिए अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, अकाउंट बनाया जाता है। आप जैसे यहाँ पर जाओगे, इसमें ये देखो यूजर दिख रहा है, यूजर, इसमें से हम क्या करते हैं, ऐड अकाउंट करते हैं, ठीक है, XYZ नाम दे दिया, समझ लो मैंने राहुल नाम दे दिया, राइट। और ये एक्सेस कैसे करेगा, दो तरीके से एक्सेस होता है, प्रोग्रामेटिक मतलब कमांड लाइन एक्सेस होगा, और कंसोल बोले तो ग्राफिकली एक्सेस होगा। दो तरीके से हम यूजर को एक्सेस करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कंसोल वाला ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें पासवर्ड टाइप करना है, कस्टम पासवर्ड यूज कर सकते हो। तो एक XYZ में यहाँ पर कोई पासवर्ड ले रहा हूँ, ओके, ये मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड ले लिया, ओके। और जैसे हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ओके। और फिर जब लॉगिन करने के लिए जब जाओगे आप, ये अकाउंट से लॉग आउट करोगे तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको, इधर लॉगिन दोबारा। अब हम रूट पे क्लिक नहीं करेंगे, कहाँ क्लिक करेंगे, IAM पे, और यहाँ पर वो अपना अकाउंट टाइप करेंगे या फिर अकाउंट की ID और नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, लॉगिन हो जाएगा अकाउंट। इसका अलग से एक टॉपिक है, वो हम लोग देखेंगे IAM के टॉपिक के अंदर में। अभी मैं बताकर कंफ्यूज नहीं करता क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें होती, जस्ट लॉगिन बता रहा हूँ कि ये रूट यूजर से और एक लोकल यूजर से हम लोग लॉगिन कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा ही है कि बेसिक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बताऊँ, बिकॉज अभी कमिंग क्लास में मैं आपको पहले IAM ही बताऊंगा लगे तो, ठीक है, क्लियर, ऐसा है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे अभी हमने ये कंसोल पे लॉगिन किया हुआ है, राइट, मैं रूट यूजर से लॉगिन करता हूँ, ओके। मुझे कोई एक सर्वर यहाँ लॉन्च करना है, फॉर एग्जांपल, ये मैं फास्ट बता रहा हूँ आपको, इसमें कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, समझ लो मुझे एक सर्वर लॉन्च करना है। तो मैं जैसे यहाँ EC2 के तरफ में जाऊँगा, और इसमें देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है लॉन्च इंस्टेंस करके, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। ये मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कमिंग क्लास में कंप्लीटली। कम से कम EC2 पढ़ने के लिए अपने को शायद 8 दिन लग जाएंगे, शायद लग सकता है, ठीक है। इस पे गया, यहाँ पर देखो हमको सबसे पहले फ्री टियर को क्लिक करना है, मतलब जो फ्री वाला है, इसमें कौन कौन से OS आपको लेने हैं वो सब इंफॉर्मेशन दिया। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको विंडो का PC लॉन्च कर दिखाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विंडोज, ठीक है, कोई भी एक लेता हूँ एग्जांपल, मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके।
और जस्ट सिलेक्ट इसको नेक्स्ट, ओके, और यहाँ से मैं लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब क्या चीज़ें हैं वो आपको सब मैं बताऊंगा नेक्स्ट। इस पे लॉन्च पे क्लिक किया, इधर में गए, ये जो मेरा इंस्टेंस है, मतलब पीसी जो है, सर्वर जो है वो लॉन्च हो रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक पेंडिंग स्टेटस है, जब तक के ये इसमें इनिशिएट नहीं करता तब तक के आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो रनिंग रनिंग, मैंने एक सर्वर बनाया था जो स्टॉप कंडीशन पे है, यहाँ पर एक्चुअली एक सर्वर है, तो ये स्टॉप से टर्मिनेट कर देता है। ऐसा देखो गलती यह हो जाती है, मैंने एक सर्वर बनाकर रख दिया और मैंने उसको अच्छा है शट डाउन किया था। अगर ये गलती से ये जो सर्वर ऑन में रहता ना रनिंग में, तो पता नहीं, बिकॉज वो बिल आ जाता, ठीक है, लंबा ऐसा होता है। एक मिनट रिफ्रेश, ओके, ये देखो ये इनिशियलाइज होना चाहिए, हो रहा है, रनिंग में इनिशियलाइज हो रहा है। इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, कौन से डेटा सेंटर पे है वो भी दिखा रहा है। ये सिस्टम, इनको आईपी भी मिलते हैं, ये आईपी क्या होते हैं वो भी देखेंगे, प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी होता है। अब जैसे आपको कनेक्ट करना है इसको, एक कनेक्ट के ऊपर में जाएंगे, तो विंडोज को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आरडीपी का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको आपको डाउनलोड करना है, ओके। अब जैसे हम लोग इसको कनेक्ट करने के लिए जाएंगे, तो ये क्या पूछेगा, पासवर्ड। अब पासवर्ड कहाँ से लाएंगे हम लोग, तो इसलिए देखिए यहाँ पर गेट पासवर्ड का ऑप्शन है। जस्ट मैं ऐसे समझाऊंगा, मैं आपको जस्ट आपको बता रहा हूँ। ये तो लगेगा सर क्या कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, राइट, बिकॉज एक्चुअली मैंने दूसरे सिस्टम से इसको लॉन्च करवाया था, इसलिए हो रहा है। मैं दूसरा PPT बना लेता हूँ। दोबारा कर रहा हूँ मैं।
पीसी वो चालू होने का सर्वर, इसलिए कनेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। चालू टाइम लगेगा बोल रहा हूँ। समटाइम में बहुत फास्ट होता है, डिपेंड करता है इस पे। इससे हमारे इंटरनेट की स्पीड से कोई मतलब नहीं है इसे। ये देखो, ये मिल गया पासवर्ड, ठीक है। और वो पासवर्ड हमको यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कनेक्ट, ये देखो, ये सर्वर कनेक्ट हो गया हमारा, ये सर्वर, ठीक है। अब इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन जो अभी आपको पढ़ाया मैंने MCSE में, तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन आप इसके ऊपर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? जस्ट मैंने अभी आपको दिखाया, हाँ, इसका अलग अलग टॉपिक लेने वाला हूँ मैं आपको। कल जो पढ़ाऊंगा ना, मैं बहुत मतलब अच्छे से डीपली हम पढ़ेंगे, कंप्लीटली आपको इंस्टेंसेस के बारे में बताऊंगा। ये आज जो मैं बताया जस्ट सिंपल लॉन्चिंग बताया, कुछ भी मैंने आपको बताया नहीं इसमें। मतलब जो फीचर्स, उसके सारे जो ऑप्शंस है, वो सारे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी के लिए जस्ट आपको इतना ही समझना है, ठीक है। यस सर। ओके, क्लियर? यस सर। ठीक है। अब तक के जो हुआ उसमें कोई डाउट? अब बस इतना ही करते हैं, अभी आगे नहीं बढ़ते हैं। वीडियो अच्छे से देखना सर। हाँ, वीडियो बहुत अच्छे से, हाँ, बहुत अच्छे से हाँ, स्टेप बाय स्टेप देखो। हाँ, देखो, अब देखो चलेगा। अब हाँ जो सर, जितना जो था लिखा था मैंने, उतना मैंने आज बताया। हाँ सर, अपना जो मेन फोकस जो था, बता रहा हूँ, मेन फोकस इसमें था। बिल्कुल सर। मेन फोकस ये चीज को समझने में था और इसका ओवरव्यू था। यस ओके, ये जो टॉपिक है ये डबल होने वाले हैं, मतलब डीपली होंगे। ओके। ये जस्ट ओवरव्यू था, बेसिक, ठीक है। मेन ये 3 थे। क्लियर? फिर मिलते कल। यस सर। Yes, sir. चलो।